अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू द सिचुएशन रूम। क्या हाल है आप लोगों का? अच्छा जी, सिचुएशन रूम में बहुत कुछ हो रहा है। वैसे तो दुनिया में ही बहुत कुछ हो रहा है और दुनिया का एक रद्द अमल टू व्हाट इंडिया हैज़ डन वो भी बड़ा वाज़े साफ आना शुरू हो गया है, इंक्लूडिंग फ्रॉम प्रेसिडेंट ट्रंप। आप ले लें दुनिया के बेशतर वर्ल्ड लीडर्स की आप बात कर लें, एवरीबडी इज टॉकिंग अबाउट इट एंड कंडेमिंग इट, एक्चुअली कंडेमिंग इट। एंड साथ साथ पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का सिलसिला भी जारी है। आपको पता है, जब इस तरह की सूरत हाल होती है तो मुख्तलिफ ममालिक से राबता किया जाता है और पाकिस्तान का ताज़ा राबता इस्टेब्लिश हुआ है। वैसे तो राबता था ही, लेकिन अब वज़ीर ख़ारिजा की सतह पर चीन से राबता इस्टेब्लिश हुआ है और चीन ने इंसदाद दहशतगर्दी के मौके पर पाकिस्तान की हिमायत का अयादा कर दिया है। दोबारा से रीइटरेट किया है कि भाई पाकिस्तान, हमें उम्मीद है कि इस सूरत हाल को बारीक बीनी से देखते हुए बहुत ही ज़िम्मेदाराना तरीक़े से इसको संभालेगा, इस पर रिएक्शन देगा और चीन की तरफ से ये रद्द अमल आया है। चीनी वज़ीर ख़ारिजा वांग यी और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार के दरमियान टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई है, जिसमें इसहाक डार ने पाक भारत हालिया कशीदगी पर चीनी हम मनसब को ब्रीफिंग दी है। तो ये बातचीत जो है ये हुई है और इसहाक डार ने कहा कि पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ पुरअज़्म है और खित्ते में कशीदगी का ख़्वाहां नहीं है। पाकिस्तान बारहा ये कहता रहा है कि हम नहीं चाहते कि सूरत हाल ये मामला और ज़्यादा ख़राब हो। चीन की तरफ से कहा गया कि संजीदगी और ज़िम्मेदारी से हमें उम्मीद है कि पाकिस्तान ये मामला संभालेगा। चीन खित्ते की सूरत हाल का बारीक बीनी से जायज़ा ले रहा है। चीन ने हमेशा पाकिस्तान के इंसदाद दहशतगर्दी के मौक़िफ़ की हिमायत की है। चीन पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और सलामती के तहफ़्फ़ुज़ की मुकम्मल हिमायत करता है। बड़ा वाज़े और बड़ा क्लियर कट ये मौक़िफ़ जो है ये चाइना ने अपनाया है और बड़े अच्छे वर्ड्स में दुनिया को भी बता दिया है, बेसिकली इंडिया को भी बता दिया है कि व्हाट आवर इंटेंशंस आर। साथ ही इस वाक़े से और उसके बाद की होने वाली सूरत हाल से जुड़ी मुख्तलिफ अपडेट्स हैं जिसके बारे में आपको बताना ज़रूरी है। पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के बावजूद मोदी हुकूमत को हर आलमी फोरम पर एक्चुअली मुँह की खानी पड़ रही है। हो क्या रहा है? अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल ने पहलगाम फायरिंग वाक़े पर मज़म्मती बयान में जम्मू और कश्मीर को मुतनाज़ इलाका करार दिया। हालांकि भारत ने बहुत कोशिश की कि ये हिस्सा भयहन से स्टेटमेंट से निकल जाए। अमेरिका समेत कोई भी मुल्क भारतीय चालों की में ऐसा लग रहा है कि आने को तैयार नहीं है। पाकिस्तान का पानी बंद करने के फैसले को भी दुनिया बड़ी सख्त नापसंदीदगी से देख रही है। दुनिया में ये वैसे ही चीज़ बड़ी नापसंदीदगी से कि बातचीत से अपने मसले जो हैं वो हल करें। खुद भारत के अंदर से भी इसे नामाकूल बल्कि नामुमकिन करार दिया जा रहा है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारतीय उम्मीदों पर पानी फेर दिया। पानी की बात कर रहे हैं ना, तो उधर भी पानी फेर दिया है और ट्रंप ने साफ कहा है कि कश्मीर आज का मसला नहीं, दोनों तरफ के रहनुमा मसला हल करेंगे। और ख़ुद भारतीय अवाम और अपोजिशन मोदी हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है और ऐसे कई रहनुमा हैं जो मोदी को पाकिस्तान के खिलाफ जंग छेड़ने जैसी गलती ना करने का मशवरा भी दे रहे हैं। जैसा कि कर्नाटक के वज़ीर आला सिद्धारमैया ने मोदी को पाकिस्तान के साथ जंग ना करने का मशवरा दिया, बल्कि बाद में भारतीय इंतहा पसंदों की जानिब से तनकीद पर यह भी कहकर जान छुड़ाई कि उनके बयान का मतलब था कि जंग सिर्फ उस वक्त होनी चाहिए जब कोई और चारा बाकी न रहे। समाजवादी पार्टी के रहनुमा आकाश यादव लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उन्होंने पहलगाम वाक़े पर मोदी हुकूमत की सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस की नाकामी पर भी सवालात उठाए हैं। दूसरी तरफ आपको कहूँगी जरा पॉज करें और वाकई ही इंटेलिजेंस पर तो सवालात उठते हैं और सबसे पहले उनको इन्वेस्टिगेशन उसकी करनी चाहिए। एब्सोल्युटली। और उसके बाद बाकी चीजें आती हैं। सो गो स्टेप बाय स्टेप, यू कैन नॉट मिस द फर्स्ट 1, 2, 3 स्टेप्स और आप जंप मारते हैं चौथे 5वें स्टेप पे। तो चले, अच्छा है कि उनके अंदर से भी बातें हो रही हैं। नरेंद्र मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों की धमकियों पर कनाडा में मुकीम सिख नुमाइंदा ग्रुप्स जो हैं उनका कहना है कि 2 करोड़ सिख पाकिस्तान के साथ हैं और भारत की इतनी हिम्मत नहीं कि वो पाकिस्तान पर हमला करे। अब आ जाएं पाकिस्तान के मौक़िफ़ की तरफ जिसे पूरी दुनिया ने सराहा है
और वो ये है कि भारत को पहलगाम वाक़े की तहकीकात की हमने पेशकश कर दी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हफ्ते को काकुल अकेडमी में पासिंग आउट परेड पर तकरीब से खिताब में भारत को पेशकश की है कि पाकिस्तान पहलगाम वाक़े की गैर जानिबदाराना तहकीकात में ताउन के लिए तैयार है। दिस इज़ ह्यूज और इस बात का खुला सबूत है ये पेशकश, ये ऑफर कि भारतीय इल्ज़ामात में कोई सदाकत नहीं है। पाकिस्तान ने ईरान की जानिब से भी पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी ख़त्म करने के लिए सालसी की पेशकश की है, जिसे पाकिस्तान ने खुले दिल से कबूल किया है, ईरान की तरफ से की गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि खत्ते में अमन के लिए ईरान के किरदार का खैर मकदम करेंगे। मोदी हुकूमत की नीयत में आपको पता है खोट ना होता तो अब तक पाकिस्तान की ये पेशकश, ये ऑफर कबूल कर ली जाती कि आइए आप बिल्कुल तहकीकात में ताउन का हमें पहले दिन से कह रहे हैं, क्यों ना हम आपसे सबूत शेयर करें। इससे बड़ी बात क्या हो सकती है कि ठीक है आप वहाँ हुआ है जो हुआ है, इश्यूज हैं, आपको लग रहा है हमने किए, लेट अस वर्क टुगेदर टू इन्वेस्टिगेट कि एक्चुअली हुआ कहाँ से है। Because we are saying and we are telling you that we are not behind it. And we have never वो been. ही कहेगा ना कि जी हम इन्वेस्टिगेशन में आपका साथ भरपूर साथ देते हैं जिन्होंने ना किया हो। Absolutely. अच्छा, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि पाकिस्तान बैनुल अक़वामी कमीशन बनाने पर तैयार है ताकि सच झूठ सामने आए एज इट शुड बी। जो है हिंदुस्तान की तरफ से कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने तो सारी दुनिया को अपील की है कि इसकी को बैनुल अक़वामी कमीशन बना के इसकी जो है वो इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए और बिल्कुल हम उसके लिए तैयार हैं कि जो सच और झूठ जो है वो सबके सामने आ जाए। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान खुद एक विक्टिम है कि किसी और सरजमीन से हमारे ख़िलाफ़ जो है दहशतगर्दी हो रही है। हम बिल्कुल कंडेम करते हैं दहशतगर्दी को, किसी भी फॉर्म में हो। वो रुख मोड़ सकता है, कहाँ ले जाएगा पानी रुख मोड़ के। तो वो तो कल जो ख़बरें जो हैं, कल जो टेलीविज़न पे ख़बरें चल रही थी कि उन्होंने इतना पानी छोड़ा है झेलम दरिया के अंदर के 10 फुट पानी की जो सतह जो है वो राइज कर गई है। अच्छा जी, आपको बताएं कि भारत ने ना सिर्फ अब तक पाकिस्तान की पेशकश का जवाब नहीं दिया बल्कि वो अब भी पाकिस्तान के खिलाफ प्रॉक्सी वॉर जारी रखे हुए है, मगर पाकिस्तान ने एक एक चीज़ पर नज़र रखी हुई है। पाकिस्तानी नौजवान जो हैं वो ना सिर्फ सोशल मीडिया पर मोदी के हिमायतियों को भरपूर जवाब दे रहे हैं, वो तो आप लोगों ने देखा ही होगा, बल्कि बरतानिया में मोदी के हिमायतियों को भी भरपूर जवाब दिया जा रहा है। दूसरी तरफ आपको बताएं भारतीय प्रॉक्सी का किरदार जो है वो अदा करने वाले जंगजू ग्रुपों का भी सिक्योरिटी फोर्सेस पूरी ताकत से सफाया कर रही है। कल हुआ बड़ी कार्रवाई हुई है, बड़े नुकसान से पाकिस्तान को बचाया गया है। कल 54 खवारिज मारे गए हैं। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने 2 टोक अल्फाज में कह दिया कि जो भी रियासत के खिलाफ हथियार उठाएगा उसका यही अंजाम होगा, और होना भी चाहिए, जो हुआ इन लोगों का। 25, 26 और 26 की दरमियानी रात को एक बड़ा ख्वारिज का लश्कर जो था वो हमारे पास इंफॉर्मेशन मिली कि वो पाकिस्तान के अंदर एंटर हुए में, और वो हसन खेल नॉर्थ वज़ीरिस्तान में वहाँ से पाकिस्तान में एंटर हो रहे थे। पूरी तरह हमें मुकम्मल हो गया कि ये आ गए हैं, सारा का पूरा लश्कर आ गया है। तो 3 तरफ से हमारे जवानों ने उनके ऊपर अटैक किया और 54 ख्वारिज जहन्नम रसीद किए। इंडिया दोबारा से मैं आपको बताऊंगा कि इस एक और आईडी हमें पकड़ी है अभी, ये अब 8 हो गई हैं। ये फितना ख्वारिज का भी ये वाली जो मूवमेंट है ये वहीं से आ रही थी। जो भी चीज़ें आ रही हैं हम दुनिया के साथ शेयर कर रहे हैं, चाहे किसी भी चीज़ के रिलेटेड हो, हम लोगों को बता रहे हैं कि भारत किस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है। भारत ने कुछ भी किया तो उसका जवाब तो उनको मिलेगा। ये तो कोई सूरत नहीं कि अगर वो कुछ करें और उनका जवाब ना मिले। तो इस मामले में हम बड़े क्लियर हैं। और दूसरी जो हमने कल प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की हमारी, फिर उसके बाद डिटेल में भी कल आपसे बात हुई, वो यही कि हम ट्रांसपेरेंट इंडिपेंडेंट इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। हम कोऑपरेट करेंगे अगर न्यूट्रल लोग उसकी इंक्वायरी करेंगे। हमें भारत पे ट्रस्ट नहीं है। हकायक सामने लाने पर जो पाकिस्तान के मीडिया ने इस वक्त ना सिर्फ इंडियन मीडिया को बैकफुट पे डाला है, बल्कि जो सोशल मीडिया है उस पे भारत के अंदर भी मोदी और इस फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन पर शदीद तनकीद हो रही है। मैं पाकिस्तान के मीडिया को
ख़ुसूसन सोशल मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने जिस ज़बरदस्त पहले राउंड में पाकिस्तान ने और पाकिस्तान के मीडिया ने भारतीय मीडिया और भारतीय सोशल मीडिया का झूठा प्रोपेगेंडा को शिकस्त दी है। टीवी की हद तक, जलसों की हद तक, नारों की हद तक। इसी पे बात करते हैं। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया तारड़ साहब, आपने वक्त दिया। तारड़ साहब, सबसे पहले तो एक बात की वजाहत हम आपसे चाहेंगे। पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े पर भारत को जो पेशकश की है कि आइए किसी भी इंडिपेंडेंट इदारे से, तंजीम से, ग्रुप से हम तहकीकात कराते हैं, ये बहुत अहम डेवलपमेंट है, गेम चेंजर है, गेम चेंजर है सर्टनली। तो हम लोग क्या करेंगे? भारत के जवाब का इंतजार करेंगे या पाकिस्तान की इस ऑफर की कोई एक्सपायरी भी है? देखिए, पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान का क्योंकि इस वाक़े से दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, तो पाकिस्तान ने कहा है कि आप जहां मर्जी से इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन करा लें। तो अब क्योंकि भारत का इसके ऊपर इतना झूठा प्रोपेगेंडा इन्होंने चलाया है, जिसको पूरी तरह पूरी फोर्स के साथ हमने काउंटर किया है। जिस तरह इन्होंने एक झूठी FIR दी, जिस तरह गली मोहल्लों की लड़ाइयों में लोग देते हैं, 10 मिनट के अंदर FIR होगी वाक़े के बाद, और लिख भी दिया कि जी सरहद पार के से अब बैठे लोगों की ईमा के ऊपर। तो ये इतना झूठ और इतना प्रोपेगेंडा है और इतना ये इनका ब्लफ भी हम कॉल करते हैं ऑफन। तो देखिए, ये तो इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के तहत, बैनुल-अक़वामी सतह पे जो फोरम मौजूद हैं उसके तहत होता है। तो हैविंग सेड दैट, हमने तो भारत को ये कहा है कि पानी रोका या डाइवर्ट किया तो पूरी फोर्स के साथ, पूरी कुव्वत के साथ मुंह तोड़ जवाब देंगे कि ये हर चीज भूल जाएंगे। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट है वॉर ऑन टेरर में। हम दहशतगर्दी के खिलाफ एक ढाल हैं और एक दीवार की शक्ल इख्तियार कर लिया हमने, हम शील्ड हैं अपने लोगों के लिए भी, पूरी दुनिया के लिए भी। तो एक ऐसा मुल्क जो दहशतगर्दी से लोगों को प्रोटेक्ट करता हो, वो दहशतगर्दी कैसे कर सकता है? लाइन ऑफ कंट्रोल से ये एरिया 150-200 किलोमीटर दूर है और वहां पे 9 लाख भारतीय फौजी कश्मीर में, कश्मीरियों पे तो मजालिम ढा सकते हैं, तो वहां पे ये टूरिस्ट को तहफ़्फ़ुज़ नहीं थे दे सकते। बड़ी अजीब सी बात है। तो ये अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में सिचुएशन कैसे अनफोल्ड करती है और इस पे क्या वे फॉरवर्ड बनता है। मगर मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान बयानी की जंग तो जीत रहा है, मगर अगर इनका कोई और मूड हुआ तो उसमें भी पाकिस्तान इनका भरपूर मुंह तोड़ जवाब देगा। और ये तो दहशतगर्दी में मुलविस रहे हैं। कुलभूषण यादव जो हमने बंद किया हुआ, इनका नेवल ऑफिसर सबसे बड़ी मिसाल है। और KP में, बलोचिस्तान में हमारे पास इनके खिलाफ सबूत हैं। ये सिखों को असैसिनेट करवाते रहे हैं US कनाडा के अंदर। जो इनका ट्रांसनेशनल टेररिज्म है और असैसिनेशंस हैं, वो भी सबके सामने है। तो ये जो दहशतगर्दी है, इसके खिलाफ पाकिस्तान ने जो 90,000 जानों का नजराना पेश किया है, उससे दुनिया सिक्योर हुई है। और ये अब भारत पूरा प्रोपेगेंडा इस पे कर रहा है, तो इस प्रोपेगेंडा का भी जवाब देंगे। और कुछ जारियत करने की कोशिश की तो एक दफा इनका ऐसा जवाब देंगे कि इस दफा टी फैंटास्टिक नहीं, मार फैंटास्टिक पड़ेगी। तार साहब, ये भी बताइएगा, बड़े आपने क्लियर कट, जिसको समझ आनी है उसको आ जानी चाहिए, लेकिन पाकिस्तान ने एक बड़ा वाज़ेह स्टांस जो है वो ले लिया है। इसके बाद अब भारत का खुली जंग या सर्जिकल स्ट्राइक वाले ड्रामे करने का रास्ता तो किसी हद तक हम कहेंगे कि रुक ही गया है, लेकिन वो साजिशों से बाज आने वाला नहीं है। और वही हम देख भी रहे हैं, अफगानिस्तान से दरअंदाजी की कोशिश आपके सामने ही है, ताज़ा कार्रवाई जो हुई है। तो क्या ये खदशा है कि खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान वगैरह में हालात जो है वो ख़राब करने की कोशिशें भी तेज़ होंगी? कुछ ऐसा भी आप होते हुए देख रहे हैं? देखिए, भारत की कोशिश तो रहती है ना, मगर हमारी आर्म्ड फोर्सेस इंतहाई प्रोफेशनल हैं। अफवाज पाकिस्तान चाको चौबंद हैं, अलर्ट हैं और वो खूब निपटना जानते हैं हर तरह की सिचुएशन से। जब भी भारत ने कोशिश की है अग्रेशन की, उसको मुंह तोड़ जवाब दिया है, और ऐसा जवाब दिया है कि वो कभी भूलेंगे नहीं। और लास्ट टाइम जो इनके 2 जहाज गिराए थे, वो सबक इनको आज तक याद है और फैंटास्टिक चाय भी पिलाई थी। तो मैं ये समझता हूं कि जो कल भी आपको पता है कि दोपहर में वाकया हुआ, जो 54 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हुए और जहन्नम वासिल हुए, जो पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश कर रहे थे। तो भारत की तो कोशिश है ना कि पाकिस्तान जो अपने वेस्टर्न रीजन में, वेस्टर्न बॉर्डर पे कामयाबियां हासिल कर रहा है, दहशतगर्दों के खिलाफ बहुत कामयाबियां हासिल हुई हैं, उस इश्यू से अटेंशन डाइवर्ट की जाए पाकिस्तान की और दहशतगर्दों को ज्यादा स्पेस दी जाए। तो ये पाक फौज है बेटा, आप माजी में भी आजमा चुके,
और इन्होंने आपको धूल चटा दी थी, तो किसी भूल में न रहना, किसी गलतफहमी में न रहना। हम भरपूर तरीके से हर तरह के अग्रेशन को मुकम्मल तौर पे जवाब देने के लिए हम तैयार भी रहते हैं और हमारी पूरी कैपेसिटी भी है। तो ये अगर समझते हैं कि यहाँ से जो दहशतगर्द कल आए, जिनको हमने बड़े अच्छे तरीके से डील किया, तो अगर ये समझते हैं कि ऐसी छोटी मोटी हरकतों से ये हमारी अटेंशन डाइवर्ट कर देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। पाकिस्तान दहशतगर्दी की जंग भी लड़ रहा है और अगर इन्होंने भी हमें आजमाने की कोशिश की तो इंशाल्लाह ताला इनको भरपूर जवाब मिलेगा। इंशाल्लाह हमें आजमाने की कोशिश की तो जवाब तो भरपूर मिलेगा। तारड़ साहब, पाकिस्तान ने भारतीय इक़दामात के बाद ट्रेड बंद करने वाले इक़दामात किए, एयर स्पेस बंद करने वाला जो काम किया है, भारतीय हुकूमत और भारतीय निजी कंपनीज पर इसका बोझ तो सर्टनली पड़ रहा है, रोज़ाना लाखों डॉलर्स का नुकसान भी हो रहा है। आपको लगता है कि इन चीज़ों से फ़र्क पड़ेगा और भारत भी सोचने पर मजबूर होगा कि पीछे हटा जाए, या फिर मोदी सरकार बाज आने वाली है नहीं? देखिए, इनके फॉरेन सेक्रेटरी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बुचर ऑफ गुजरात नरेंद्र मोदी ने जो बिहार में जलसा किया, इन्होंने क्या कर लिया मुझे बताएं ना। इन्होंने कहा जी आपके आधे सफारतकार वापस भेज देंगे, फलां कर देंगे, ढमकां कर देंगे। ओ भाई, हमने आपकी एयर स्पेस बंद कर दी है, गदर मचा हुआ है। टिकटें जो एयर टिकट्स हैं इंडिया में वो डबल रेट पे बिक रही हैं, कई गुना उसकी कीमत ऊपर चली गई है, फ्लाइटें डाइवर्ट हो रही हैं, रीफ्यूलिंग हो रही है, इमरजेंसी लैंडिंग्स हो रही हैं। तो हमने तो एक दफा अफरा तफरी फैला दी है वहां पे, इंटरनेशनल ट्रैवल भारतीय शहरियों के लिए अजीरन कर दिया है और उनको समझ नहीं आ रही क्या करें। कई $100 मिलियन का उनको नुकसान होगा एयरलाइन इंडस्ट्री के अंदर, और उसके साथ साथ तजारत हमने कहा है कि किसी तीसरे मुल्क से भी तुम्हारी अशिया पाकिस्तान के अंदर नहीं आ सकती, उनकी इकोनॉमी को हिट पड़ रही है। तो इन्होंने जो एलामिया जारी किया या जो बातें की, क्या कर लिया है, इधर तो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने मुकम्मल तौर पे पूरे पाकिस्तानी कौम की नुमाइंदगी करते हुए ऐलानात की और उन पे अमल दरामद शुरू कर दिया। इस पे वज़ीर आज़म ने जो तकरीर की, भरपूर तरीके से उन्होंने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को आगे लेके चले, और मैं समझता हूँ कि सिपाही सलाह जल नासिम मुनीर, वो भी, उनका भी जो मैंने देखा बॉडी लैंग्वेज, वो बहुत हाई मोराल के अंदर है और अफवाज पाकिस्तान मुकम्मल तौर पे जो है वो हर हवाले से तैयार रहते हैं। उस दिन एयर चीफ भी, नेवल चीफ भी, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी भी थे उस मीटिंग में जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की थी। तो पाकिस्तान ने तो इक़दाम कर दिए और उसकी इंडिया को हिट मिलना शुरू हो गई। इंडिया के अंदर से अब आवाज़ें उठ रही हैं मोदी गवर्नमेंट के खिलाफ, इनके सीएम्स बोल रहे हैं, इनके अपोजिशन रहनुमा बोल रहे हैं, इनकी सिविल सोसाइटी बोल रही है, इनके जर्नलिस्ट बोल रहे हैं। तो अब तो इनको बड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि इंडिया यूनाइटेड नहीं है इस इशू के ऊपर, और वो अब कह रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी वाला भी गलत किया। इनका एक जर्नलिस्ट है जो इनके रॉ के भी अक्सर ऑपरेशंस को लगता है कि हेड करता है, सोशल मीडिया पोस्ट जिस तरह की वो लगाता है, उसने भी आज कहा कि ये गलती हो गई इंडस वाटर ट्रीटी वाली। तो अब आहिस्ता आहिस्ता इनको समझ आएगी कि इन्होंने जो एक प्रोपेगेंडा किया था उसका इनको जवाब मिल गया, तो ये अब शर्मिंदा होंगे। तो टाइम विल टेल, और डेफिनेटली जो गलतियां हुई हैं वो बड़ी अच्छी तरह सामने आना भी स्टार्ट हो गई हैं, जैसे कि उनके अपने मुल्क में ही यूनाइटेड ना रहना। तार साहब, ये बताएं कि पाकिस्तान की कौम, अफवाज, तमाम सियासी जमातें जो है, हर तबका इस वक्त बिल्कुल मुत्तहद यूनाइटेड नज़र आता है, लेकिन आगे कैसे चलना है इसकी एक वाज़ेह पॉलिसी पर सब ऑन बोर्ड हो तो और भी अच्छा होगा। व्हाई नॉट? क्या ऐसा ऑप्शन है कि एक बार फिर नेशनल सिक्योरिटी पर पार्लियामान का इजलास बुलाया जाए और तहरीक इंसाफ को भी मौका मिल जाएगा कि वो आपके शाना बशाना नजर आए? अगर वो आए तो, अगर आए तो व्हाई नॉट? बहुत अच्छी ऑप्शन है। और आज मैं आपको बता दूं, मैं आज एज अ पाकिस्तानी आपसे बात कर रहा हूं। इस इशू पे कोई PMLN, कोई PTI, कोई पीपल्स पार्टी, कोई JUI, कोई ANP, कोई MQM नहीं है। इस इशू पे हम सारे पाकिस्तानी हैं। हम पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान फौज के लिए खड़े हैं और भारत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए खड़े हैं, और किसी कुर्बानी से पाकिस्तानी कौम दरेक नहीं करेगी कभी भी। तो सेनेट में ऑलरेडी जॉइंट रेजोल्यूशन आ चुका, नेशनल असेंबली में भी आना चाहिए, और ये भी डिस्कस करेंगे कि अगर जॉइंट सेशन बुला के तो पूरी पार्लियामान की तरफ से भी ये पैगाम जाए पूरी दुनिया में, तो बहुत ही अच्छा होगा। और मैं समझता हूं कि पूरी कौम, जिस मर्जी सियासी नजरिए से आपका ताल्लुक हो, जिस मर्जी सियासी पार्टी से आपका ताल्लुक हो, इस इशू पे सब जो हैं वो यकजुबान हैं और इकट्ठे हैं, और हम भारत को ये पैगाम देना चाहते हैं कि यहाँ बहुत यूनिटी है। जो तुम लोगों के खिलाफ आवाजें उठ रही है तुम्हारे अपने मुल्क के अंदर से, अपना मुल्क तो संभाला नहीं जा रहा, मगर पाकिस्तानी कौम बाबा कौम कायद आजम के फरमुदात के तहत यूनिटी, फेथ और डिसिप्लिन जब इसको इंप्लीमेंट करने पे आती है तो फिर वो नहीं देखती कि सामने कौन खड़ा है,
तो हम भरपूर जवाब देंगे और सारे मिलके देंगे। हमारी पूरी सियासी पार्टीज, सियासी लोग, सिविल सोसाइटी, इंटेलिजेंसिया, एकेडमिया और मीडिया ने जो रोल प्ले किया है। और एक और बात मैं करना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ पाकिस्तानी अवाम को पता लगे, हमारी मीम गेम भी बहुत ऊपर है। जो मीम्स पाकिस्तान में बन रही हैं वो शो करती हैं हम कितने रिलैक्स्ड हैं, कि हमें पता है कि हम वी आर इन सेफ हैंड्स। हमारी फौज, अफवाज पाकिस्तान बड़ी स्ट्रेंथ वाली अफवाज हैं। तो मीम गेम में भी जो पाकिस्तानियों ने एक बर्तरी ली है, सबकत ली है, उस पर भी पाकिस्तानियों को मैं सलाम पेश करता हूँ। चले, बड़ा लगा कि आपने वो मेंशन किया है, क्योंकि वाकई दैट इज वेरी ट्रू। मीम गेम बहुत स्ट्रांग है एक्चुअली। बहुत शुक्रिया आपका बात करने का। वज़ीर इत्तलात हमारे साथ अच्छा, मौजूद थे। अभी हम वीकेंड पे मैं और अब्दुल्ला लाहौर गए हुए थे, और एक थी ऑब्वियसली, ये तो बहुत बड़ी बात है एंड एवरीबॉडी इज वेरी अवेयर, बातें भी इस बारे में हो रही थी, लेकिन जो आपने बात की है ना कि कौम इत्मीनान में है, हमें पता है दैट वी आर वेरी वेल प्रोटेक्टेड। लाहौरी ठंड में थे, लाहौरी जो है ना वो इतनी गर्मी के बावजूद चिल माहौल था, मैच एंजॉय हो रहा था, सड़कें पर रौनक थी, और हमें वो बड़ा कॉन्फिडेंस आया उस बात से कि चाहे जो भी हो जाए, और ऑब्वियसली ये सारी टॉक्स चल रही है, एक दुनिया इन्वॉल्व हुई है, बट वी फील वेरी सिक्योर इन आवर नेशनल सिक्योरिटी। मतलब क्योंकि हम जरा अपने पड़ोसी मुल्क के टीवी चैनल्स और सोशल मीडिया देखते हैं तो ऐसा लगता है कि बस बालों में धूल उड़ा रहे हैं और अभी दीवारों पे जाके सर मारेंगे या अब नोचना शुरू कर देंगे अपने आप को। तो सॉरी टू टेल देम अक्रॉस द बॉर्डर कि ऐसा नहीं हो रहा। वी आर नहीं, वो उनकी हालत देख के ऐसा लगता है, लेकिन हमारे यहाँ सब सीन चिल है। So, अच्छा, अभी हम बात करेंगे। नहीं, अभी हम ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बहुत सी बातें करनी है। वी हैव अ लॉट ऑफ गेस्ट्स और सिचुएशन रूम तो कंटिन्यू रहेगा। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। See you in a while. We'll be right back. Morning. वेलकम। अच्छा, अब जी आप लोगों ने नोटिस कर लिया होगा कि अब 2 हफ्ते होने वाले हैं, मगर अंदरूनी सिंध मरकजी सड़कों समेत दीगर सड़कें जो हैं वो अब तक बंद हैं। एक अफरा-तफरी का आलम है। क्वेश्चन मार्क, हजारों कंटेनर, टैंकर, सामान तरसील करने वाली गाड़ियां सब फंसे हुए हैं। मुल्क को करोड़ों रुपए का नुकसान हो रहा है बेसिकली। मुसाफिर सड़कों पे रुल रहे हैं। आप इमेजिन कीजिए कि मुल्क को इस हद तक नुकसान हो रहा है कि यहाँ जो हमारा PSL कसल का सेटअप लगा हुआ था नेशनल स्टेडियम कराची में, उसको ट्रांसपोर्ट करने में कितनी मुश्किलात और डिफिकल्टीज पेश आई हैं। 730 को बुलाना पड़ा कि जी आप हमारी मदद कर दें और ट्रांसपोर्ट कर दें, क्योंकि सड़कों से तो कोई चीज़ जा नहीं सकती थी। अब दुनिया भर से मंगवाई जाने वाली अशिया जो हैं, दीगर ज़रूरी साजो सामान जो है वो हज़ारों ट्रक भरे पड़े हैं और वहाँ खड़े पड़े हैं, मतलब वो हिल नहीं रहे। पेट्रोल एसोसिएशन भी कह चुकी है कि रास्ते ना खोले गए तो अब मुल्क में पेट्रोल का बहरान जो है वो भी आ जाएगा, जो कि वी सी इट हैपनिंग। और एक्चुअली जवाब भी कोई नहीं नजर आ रहा ना कि व्हाई इज इट स्टिल ऑन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान जुमेरात को मुलाकात के बाद शहबाज शरीफ ने वाज़ेह तौर पर ऐलान किया था कि ऐसा कोई मंसूबा नहीं बनेगा जिसमें सूबों का इत्तफाक राय शामिल ना हो। तो फिर क्या है वजह? इतना लैक ऑफ ट्रस्ट है कि ये मेक्स यू वंडर की वजह क्या है? फिर वजह क्या है और क्या अज़ाइम है? दैट इज ऑल्सो अ क्वेश्चन। बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी वज़ीर आज़म के ऐलान पर इत्मीनान का इजहार किया था। अब 2 को काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का इजलास भी है जिसमें बस कार्रवाई, कागजी कार्रवाई है। ऐलान तो हो गया, वो पूरी होनी है, लेकिन वो जो प्रोटेस्टर्स हैं, अगर दिस वाज योर डिमांड तो वो तो हो गई ना, तो क्यों बैठे हुए हैं? एनीवे, बिलावल भुट्टो जरदारी का क्या कहना था इस इशू पे, जरा ये वफाकी हुकूमत ने एक बहुत ही मुनासिब फ़ैसला लिया। इससे ज़्यादा वज़ीर आज़म साहब कर भी नहीं सकते थे और उसने ये जो किया है मेरे ख़्याल में बहुत बड़ी बात है। कुछ ऐसी क़ुव्वतें हैं जो सियासी हैं, जो हल नहीं चाहते हैं, जो मसाइल खड़ा करना चाहते हैं। मौजूदा हालात में ज़रूर कंसेंसस नहीं है। आगे जाके क्या कंसेंसस बन सकता है वो सिर्फ तब पता चलेगा जब कंसेंसस बनाने के लिए जो कमेटीज़ बनाए गए हैं वो बैठेंगे और आपस में बात करेंगे। वज़ीर आज़म साहब की दूरअंदेशी को, उनका ये सही फैसला को वेलकम करता हूँ। अब समझ नहीं आ रहा कि अब उम्मीद थी कि इसके बाद ये एहतजाज ख़त्म हो जाएगा और अगर नहीं होगा तो सूबाई हुकूमत इस पर कार्रवाई करेगी। कार्रवाई की कोशिश की भी गई, रास्ते दोबारा बंद हो गए। कंफ्यूजन है ये है क्योंकि हालात तो ऑब्वियसली अच्छे नहीं थे, फिर एक कंसेंसस हुआ, उम्मीद थी कि ठीक हो जाएंगे, बट दे हैव बिकम वर्स।
तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि पुलिस ने जहां इस एहतजाज को खत्म कराने की कोशिश की, वहां उन पर पथराव कर दिया गया। 3 पुलिस एहलकार पत्थर लगने से जख्मी हो गए। पुलिस ने मुजाहिरीन को मुंतशिर तो कर दिया, लेकिन मुजाहिरीन फिर गुलशन अदीद लिंक रोड पर धरना देकर बैठ गए। तो कराची के इलाके हों, फिर अंदरूनी सिंध के मुतअद्दिद शहर हों, मुतअद्दिद शाहराहें हों, इट इज अ केओस। और फिर प्रोटेस्टर्स के भी ठीक है, दे हैव अ राइट टू प्रोटेस्ट एज वेल, लेकिन शहरियों के भी तो कोई हकूक होते हैं ना। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमान हुकूमत सिंध की। सादिया साहिबा, मतलब लैक ऑफ ट्रस्ट कह लीजिए, क्या मसला है कि आपकी पार्टी के चेयरमैन वजीर आजम के हाईएस्ट एग्जीक्यूटिव ऑफिस इन दिस कंट्री उनके हमरा बैठ के ये ऐलान करते हैं कि अगर इत्तेफाक राय नहीं होगा तो कोई कैनाल नहीं बनेगी, पेशरफ्त नहीं होगी, उसके बावजूद ये धरने, ये एहतजाज उसी तरह चल रहा है। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले तो आप दोनों को गुड मॉर्निंग। देखिए, हम जो ये बिल्कुल आपकी बात सही है। प्रोविंशियल गवर्नमेंट मुसलसल जो लोग इस वक्त धरना दे के बैठे हैं उनसे डायलॉग में इंगेज है, और हमारी कोशिश है। देखिए, पुरअमन एहतजाज करना हर पाकिस्तानी का हक है, लेकिन दूसरी तरफ जो जैसे आपने कहा कि बिल्कुल जो दूसरे लोग हैं, जो ट्रांसपोर्ट फंसा हुआ है, गुड्स फंसी हुई हैं, सारी चीज़ें हैं, उनको भी इनको मद्देनजर रखना चाहिए। लेकिन देखिए, इस नहज तक बात पहुंचाई क्यों गई? सवाल तो ये है, फेडरल गवर्नमेंट ने जैसे कि चीफ मिनिस्टर साहब ने 3 खत लिखे थे सीसीआई के इजलास के लिए। अगर इजलास वक्त पे हो जाता तो ये शायद मसाइल इस जगह तक पहुंचते ही नहीं। अब प्रॉब्लम ये है कि वो कहते हैं जो लोग प्रोटेस्ट पे बैठे हैं, जो उनके लोगों से गवर्नमेंट राब्ता कर रही है, बात कर रही है कि जी आप रास्ते खोलें, उनका ये कहना है कि जी हम फेडरल गवर्नमेंट पे कैसे ट्रस्ट करें। आप लोग तो उनको खत लिखते रहे, बात करते रहे, लेकिन उन्होंने बात नहीं सुनी आपकी। और बात 4 अप्रैल को धरना नहीं लगा था। 4 अप्रैल को जब प्राइम मिनिस्टर ने पहले दिन चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने प्राइम मिनिस्टर से अपनी पब्लिक स्पीच में कहा था कि इस मामले को देखें और इस मामले ऐलान करें। सादिया साहिबा, सॉरी, लेकिन बात तो वहीं आ गई ना कि ये सारी आप जो बातें बता रही हैं, पब्लिक स्पीच में ये कहा, फिर फाइनली काफी देर लगी, बयानबाजी हुई, बड़े स्टेटमेंट्स इधर उधर हुए, प्रोटेस्ट जो था वो वहां जमा रहा, उसके बाद फाइनली बातचीत हो गई, वजीर आजम की बात हो गई, बिलावल भुट्टो जरदारी की बात होगी, दोनों ने अपनी स्टेटमेंट्स दे दी और सबको लगा कि मसला हल हो गया। लेकिन इनको प्रोटेस्टर्स को ये बात समझ क्यों नहीं आ रही? और आपकी बात भी सही है, ऑफ कोर्स पीसफुल प्रोटेस्ट करने पे किसी को कोई होना नहीं चाहिए, लेकिन हो गया ना। ये तो वही बात होगी, एक बच्चा टॉफी मांग रहा हो, रो रहा हो, उसको टॉफियां दे भी दो, तब भी वो रोता रहे, बैठा रहे। मतलब हाउ लॉन्ग इज इट गोइंग ऑन फॉर? अब चाहते क्या है ये देखें, वो ये क्योंकि फेडरल गवर्नमेंट का मिसट्रस्ट हम तो प्राइम मिनिस्टर साहब की बात पे एतबार कर रहे हैं, क्योंकि चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने खुद प्राइम मिनिस्टर के साथ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तो बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर की बात का एतबार कर रही है। लेकिन ये लोगों की डिमांड ये है कि हम 2 तारीख तक यहाँ बैठेंगे जब तक CCI के इजलास के मिनट्स इशू नहीं कर दिए जाएंगे कि जो मुतनाज़ा कनाल के बारे में प्राइम मिनिस्टर और चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने बात की है, वो इन राइटिंग नहीं आ जाएगा। लेकिन प्रोविंशियल गवर्नमेंट हुमा इनके साथ फुली इंगेज है, होम मिनिस्टर साहब वकला बरादरी के साथ इंगेज है कि आप ठीक है, आप प्रोटेस्ट करना चाहते हैं, आप पीसफुल प्रोटेस्ट करें, लेकिन रास्ता दें कि जो अपलैंड इस वक्त पाकिस्तान में चीजें रुक गई हैं। सादिया साहिबा, आप बात कर रही हैं, साथ हम विजुअल्स दिखा रहे हैं, ये प्रोटेस्ट इतना भी पीसफुल नहीं रहा। मतलब क्योंकि जब उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं तो वो पुलिस पे पत्थर मारते हैं, वो पथराव कर रहे हैं, वो ट्रकों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। कल जी वो कल भी यहाँ जो है सुपर हाईवे M9 पे उन्होंने पुलिस पे तशद्दुद किया है। उसके बाद पुलिस की गाड़ियां जलाई गई। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन फिर भी हम उनको डायलॉग के थ्रू ही उठाना चाहते हैं, हम कोई फोर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते। और मैं
आज उम्मीद करती हूँ कि जो उनके रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी GDA और कॉम्परस्ट जो नेशनलिस्ट यहाँ बैठे हुए उनसे राब्ते में है और मैं आज आप कह रही हैं कि ज़िया लंजार साहब राब्ता करने की कोशिश करें, हमारा प्लेटफॉर्म भी ओपन है, हम भी उनसे राब्ता करने की कोशिश कर रहे हैं कल से और कि वो आए और हमें बताएं कि मुज़ाकरात में क्या पेश रफ्त है, क्योंकि आज पीर है, जुमा है 2 तारीख, तो मतलब अभी 5 दिन और ये अजियत बर्दाश्त करनी पड़ेगी। देयर इमरजेंसीज जो कि रुकी हुई हैं। जी बिल्कुल आपकी बात सही है, इसीलिए फेडरल गवर्नमेंट के मुख्तलिफ वजीर, चीफ मिनिस्टर साहब खुद, शर्जील इनाम मेमन साहब, नासिर शाह साहब सब टास्क पे हैं और इन सब लोगों से मुख्तलिफ जरियों से राब्ते में हैं कि इनको कन्विंस किया जाए या तो ये प्रोटेस्ट ख़त्म करें, और अगर ये प्रोटेस्ट पीसफुल प्रोटेस्ट रखना चाहते हैं तो एक रास्ता रोड खोला जाए जिससे जो माल मवेशी इमरजेंसी जो कुछ रुका हुआ है वो उसको वे आउट दिया जाए और वो जो है जिंदगी मामूल पे लाई जा सके। अच्छा, ऐसा क्यों तासुर मिल रहा है, मतलब ये राय है लोगों की कि पीपल्स पार्टी इस प्रोटेस्ट को लेके बहुत बैकफुट पे है। सही है, इन्होंने कैनाल्स का केस लड़ा और उसके बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई चेयरमैन साहब की, वज़ीर आज़म के हमरा, CCI का इजलास भी हो जाएगा, मामला ख़त्म हो जाएगा, लेकिन पूरे सूबे नहीं मुल्क का निज़ाम मफलूज किए ये लोग बैठे हैं और ऐसा लगता है कि मुजाहिरीन से ब्लैकमेल हुआ जा रहा है। थोड़ा सा ऐसा भी लगता है कि क्या वाकई इनकी बस यही डिमांड थी जो कि ऑब्वियसली पूरी हो रही है या फिर पॉलिटिकल मोटिव्स हैं इसके अलावा? देखिए डेफिनेटली GDA और नेशनलिस्ट पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बिल्कुल खिलाफ हैं, उनके पॉलिटिकल मोटिव्स हैं कि सूबे में लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन ख़राब हो, सूबे में इमरजेंसी जैसा सिचुएशन क्रिएट हो, नज़र आ रहा है। क्योंकि देखें ना, अब एक चीज़ हो गई और जब चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, हम तो सिंध के अवाम उनकी ज़बान पे यकीन रखते हैं और जब उन्होंने कहा है कि जी ये मामला तय हो गया है, लेकिन उसके बावजूद जाहिर सी बात है पॉलिटिकल मोटिव्स तो हैं, अपने आप को अपनी सियासत को जिंदा रखने के लिए इस सूबे में वो जो है इस तरह के हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। चलिए सादी साहब, वक्त कम है हमारे पास, होपफुली आप लोगों के वज़रा जो हैं वो राब्ते में हैं और हुकूमती मशीनरी जो राब्ता कर रही है कोई रास्ता निकालेंगे कि कुछ चीज़ें ज़रूरी सामान, अशिया, पेट्रोल, डीजल, ये सब तो जाना शुरू हो, क्योंकि अभी भी जुमे में 4-5 दिन हैं। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। अच्छा, और हम दोबारा से कहेंगे, सूबाई वज़ीर हैं ज़िया लंजार साहब, वी आर ट्राइंग टू गेट इन टच विद यू एंड वी रियली वांट टू नो कि आप जो बातचीत कर रहे हैं, कोशिशें कर रहे हैं, उनका क्या नतीजा निकल रहा है। एक डिटेल एक इनसाइट ज़रूर चाहते हैं, सो प्लीज़ गेट इन टच विद अस एज वेल। अभी हम ब्रेक ले रहे हैं, वी विल बी राइट बैक। गुड मॉर्निंग। All right, let's talk about PSL. Let's talk about PSL. जी, कदाफी स्टेडियम, वैसे कदाफी स्टेडियम का क्या माहौल होता है, क्या वाइब है, क्या जबरदस्त सीन है भाई, और लोग भरे हुए हैं, एवरीबडी इज सपोर्टिंग एवरी टीम। हाँ। मतलब जो भी टीम आ रही है ना, हम सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि हमने क्रिकेट देखना है। हमने लाहौर कलंदर वर्सेस मुल्तान सुल्तान का मैच देखा जिसमें हमने अपनी जिम्मेदारी निभाई और कहा था ना आपको जाने से पहले कि लाहौर कलंदर को जिता के आएंगे, तो हम वो जिता के आए। लेकिन एट द सेम टाइम जब लाहौर कलंदर का कोई छक्का लगता था या उनकी तरफ से कोई जबरदस्त परफॉर्मेंस होती थी तो उस पर भी हूटिंग होती थी, और मुल्तान के खिलाड़ी जब छक्के लगाते थे और मुल्तान तो उनके लिए भी तालियां बजती थी और उसी तरह हूटिंग होती थी। इसलिए समझ नहीं आ रहा था कि ये होम ग्राउंड लाहौर का है, कौन सपोर्ट कर रहा है बिल्कुल, वो होम ग्राउंड, मतलब लाहौर जो है ना, वो कह रहे हैं भाई हमारे पास आओ, कोई भी टीम आ जाए तो हम आपको सपोर्ट करेंगे, एंड यू कुड एक्चुअली सी दैट पीपल वर देयर फॉर द लव ऑफ क्रिकेट, इररिस्पेक्टिव ऑफ हु दे आर सपोर्टिंग, मतलब वो हर गेंद को एंजॉय कर रहे थे। अच्छा, और दूसरा ये कि वो अरेंजमेंट वगैरह टू गेट टू द एयरपोर्ट, कमिंग बैक फ्रॉम द एयरपोर्ट, द पीपल, एवरीथिंग वाज सो टू गेट टू द स्टेडियम, टू द, मैंने क्या कहा था, एयरपोर्ट, ओ सॉरी, अच्छा चूंकि हम एयरपोर्ट के ही चक्कर लगाए हैं हमने, बट एनीवे, तो बहुत अच्छा माहौल था और हमें बड़ा मजा आया, डिस्पाइट द फैक्ट दैट इट्स रियली हॉट इन लाहौर एज वेल। अच्छा जी, लेकिन कल क्या हुआ अब उसको बता दें आपको। कदाफी स्टेडियम लाहौर में पाकिस्तान सुपर लीग 10 के मैच में कोयटा ग्लैडिएटर्स ने पेशावर ज़ल्मी को शिकस्त दे दी। 7 विकेट पर 178 रन बनाने वाली कोयटा ग्लैडिएटर्स की टीम ने ज़ल्मी के बैटर्स को हदफ तक पहुंचने नहीं दिया, नज़दीक भी नहीं जाने दिया, और ज़ल्मी जो थे वो 16th ओवर ही में 114 रन पर ही ढेर हो गए।
सैड। अब अंदाजे लगाए जा रहे हैं कि पाकिस्तान सुपर लीग 10 की ट्रॉफी कौन उठाएगा। यकीन से फिलहाल तो कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन कुछ टीमों के टॉप 4 तक रसाई के इम्कानात नजर आने लगे हैं। मुल्तान सुल्तान के अब तक सिर्फ 2 पॉइंट्स हैं और वो सबसे पीछे मौजूद हैं। सुल्तान के लिए यहाँ से आगे जाना वज़ाहिर इम्पॉसिबल ही लग रहा है, यानी अब वो अगर मगर की सिचुएशन में फंसे हुए हैं। बाबर आजम की क़यादत में पेशावर ज़ल्मी के लिए भी टॉप 4 की मंजिल दूर होती दिखाई दे रही है। क्वेटा ग्लैडिएटर्स से कल की शिकस्त के बाद ज़ल्मी के लिए आगे जाने के रास्ते मजीद दुश्वार हो गए हैं। PSL की सबसे तगड़ी टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, जो अब तक नाकाबिल शिकस्त रहकर 10 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन पर है। और ये भी बड़ी बात है ना कि ये तो पहुंच ही रहे हैं ना टॉप 4 में। सो लाहौर कलंदर और कराची किंग्स के 6 पॉइंट्स हैं और इनकी पोजीशन भी बहुत अच्छी है, मजबूती है, मतलब खराब तो बिल्कुल नहीं है। सो मगर अभी 4 मैचेस इन्होंने खेलने हैं, तो इट कुड गो आइदर वे। लेकिन मैचेस का मज़ा बड़ा आ रहा है और आपको पता है ना कि टुवर्ड्स दी एंड जब होना स्टार्ट हो जाता है तो आप ज़रा साइडें लेना शुरू कर देते हैं। हमें पता है हुज साइड वी आर ऑन। राशिद भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। राशिद भाई, क्या हाल है आपका? और आपने मैचेस देखे क्या टीवी पे? क्या आपने हमें देखा मैच देखते हुए? और ये बताएं कौन सी स्ट्रॉन्गेस्ट टीम फिलहाल आपको लग रही है, फिर आज के कल के मैच पे भी बात कर लेंगे। आप लोग हर वक्त ही देखते रहते हैं टीवी पे while watching the match, so that was a different thing for us also. उसका क्लिप बना के लगा दिया, देख नहीं पाया। खैर वो आपने जैसा बताया बिल्कुल जो वहां जाके देखने का मजा है या जो फीलिंग है वो आपको घर पे बैठ के टीवी पे नहीं आ सकती। So true. और जो कज़ाकी स्टेडियम नया बना है उसके बाद आपने कैपेसिटी उसकी बढ़ाई है तो उसका अलग ही माहौल होगा। बात करते हैं क्वेटा ग्लैडिएटर बैक टू बैक 2 मैचेस जो जीती है उसमें वापस आई है और 1 मैच कम खेला हुआ है उन्होंने। 5 मैचेस में 6 पॉइंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग लग रही है। उनके चैपमैन भी वापस आ गए हैं, फोराली रासो ने भी रन किए, तो शकील ने भी थोड़े बहुत रन किए, मोहम्मद आमिर बहुत उम्दा बॉलिंग कर रहे हैं, मोहम्मद वसीम जूनियर, राना साहब, फ़हीम अशरफ आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दी है। तो टाइमली उन्होंने परफॉर्म करना शुरू किया है। तो ऐसा लग रहा है कि क्वेटा शायद तीसरी या चौथी टीम हो जो कि ऊपर जाएगी, प्लेस ऑफ में चली जाएगी। मुल्तान सुल्तान बहुत पीछे रह गई है, लगता है ऐसा ही है। और पेशावर ज़ल्मी बुरी टीम नहीं है, बहुत अच्छी टीम है, लेकिन क्लिक नहीं कर पाई और माइनस में उनका नेट रन रेट है। और पॉजिटिव जो नजर आ रहा है वो लाहौर कलंदर्स का है कि 6 पॉइंट है, लेकिन उनका जो नेट रन रेट है वो अच्छा है, जिसपे उनको अगर टाई भी होता है या पॉइंट्स बराबर भी होते हैं तो लाहौर कलंदर्स के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं। कराची किंग्स भी 2 मैच ये जो मैच हारने के बाद थोड़ा सा लग रहा है कि पैनिक कर गए। वो मिडिल ऑर्डर बहुत स्ट्रांग नहीं है, वो टॉप ऑर्डर पे खेल रहे हैं, 3 थैफर्ड पे खेल रहे हैं या विलियमसन खेलेंगे। वार्नर इतने ज्यादा रन नहीं कर रहे, 1 मैच पर रन किया, उन्होंने विंस हैं 2 मैचेस में अच्छा किया, फुजिल शाह। इसके अलावा बहुत अच्छी परफॉर्मेंसेज नजर नहीं आ रही। जिस टीम की मिडिल ऑर्डर अच्छी है आप देख लीजिएगा, लाहौर कलंदर्स की बहुत अच्छी है, सिकंदर रजा, टेरल मिचेल हो गए और साथ में बिलिंग्स हो गए। इस तरह से आप देख लें। पेशावर ज़ल्मी की भी बुरी नहीं है, अच्छी टॉप ऑर्डर, लेकिन कोई परफॉर्म नहीं कर रहा। मैं फिर आपसे कहूंगा कि पेशावर ज़ल्मी की किस्मत खराब चल रही है आपको लगता है, या कुछ या प्लानिंग बेहतर हो सकती है, या कैप्टनसी में फ्लॉ है, क्या है? देखिए बाबर आजम का फौरन आउट हो जाना, फिर उसके बाद साइम अयूब का वापस आके अभी तक परफॉर्म ना कर रहा है, 150 किया उन्होंने। फिर हारिस का भी नंबर फ्लक्चुएट हो रहा है, फिर कैटमोर है, फिर समद रन नहीं कर रहे। तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें होते हैं। एक आध परफॉर्मेंस आई है, हुसैन तलत की आई है। बॉलिंग पे बहुत ज्यादा इन्हिसार कर रहे हैं अपनी पेसर्स के ऊपर, वो अच्छा कर रहे हैं, लेकिन दूसरी टीम के पास स्पिनर्स अच्छे होते हैं। तो वो कल के मैच में मेरे ख्याल से नाहिद राना को खिलाना चाहिए था, लेकिन वो 4 जो फॉरवर्ड खिला रहे हैं उनको शायद किसी में एक को वो बिठाना नहीं चाहते थे, अपनी बैटिंग बढ़ाना चाहते थे, जिसकी वजह से मिचेल ओवन को उन्होंने खिलाया। तो वो बनता उनका नाहिद राना का ऐसी टिंजी ग्रासी पिच के ऊपर तेज बॉलर का बनता था। जैसे आपने देखा थोड़ा सा वेयर एंड टेयर था पिच में, ड्राई वेदर है, धूप ज्यादा है, इस वजह से वो थोड़ा सा एक बेड रख रहे हैं ग्रास का जिसपे ड्राई नीचे से लेकिन वेरिएबल बाउंस है, उस पर 2 पेस पिच हो जाती है। तो यहाँ पे आपका पेसर ज्यादा कामयाब होगा। इससे पहले मैचेस में स्पिनर्स कामयाब थे, लेकिन कल की जो परसों की पिचेस थी उसमें मेरे ख्याल से पेसर। तो ज़ल्मी
टीम इनकी भी अच्छी है, लेकिन शायद अभी तक जंग नहीं हो पाई। अच्छा राशिद भाई ये बताएं, अब हम तो ये कह रहे हैं ना, उन टीमों का पूछ रहे हैं जो परफॉर्म नहीं कर पा रहे, ये इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास क्या मैजिक है? मतलब टू बी अनडिफीटेड, टू बी एट दैट और फार, मतलब वो सारों से बहुत आगे हैं। ये भी नहीं कि कोई नज़दीक हो सेकंड थर्ड के साथ, दे आर रियली अहेड ऑफ एवरीबॉडी एल्स। तो वो क्या कर रहे हैं? टीम जो बनती है ड्राफ्ट पे बनती है, वो अपनी रिक्वायरमेंट देखते हैं कि हमें कितने ओपनर्स चाहिए, कितने मिडल ऑर्डर चाहिए, कितने विकेट कीपर स्पिनर्स चाहिए, फिर अपनी बेंच स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग करते हैं। तो शायद इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसी टीम है जिसकी बेंच स्ट्रेंथ बहुत अच्छी है, ड्राफ्ट में टीम बन जाती है, गलत बने या सही बने। तो मेरे ख्याल से इनको क्रेडिट जाता है, और कुछ रूल्स होते हैं PSL के, उसका भरपूर फायदा उठाते हैं ये, मतलब कि कुछ मेंटोरिंग में चले जाते हैं प्लेयर, कुछ को आपने क्योंकि 3 प्लेटिनियम में चाहिए ना, तो एक आध को आप नीचे लेके आते हैं एज पर रूल, और उसकी जगह दूसरा प्लेयर ले लेते हैं। ये टेक्निकल चीजें हैं जो कि देखनी पड़ती हैं ड्राफ्ट के ऊपर। अच्छा, एक इंटरेस्टिंग चीज हम ये भी देखते हैं कि शादाब जो हैं वो, मतलब वी मस्ट यू नो से कि बड़ा, हाँ, कमेंड हिम फॉर हिज कैप्टनसी के वो अपना कहीं मार भी खाने लगते हैं ना, जो कि अक्सर ही खाने लगते हैं, तो वो अपने आप को एकदम से साइड पे करते हैं और फिर एज अ कैप्टन टीम को बचा के और आगे ले जाते हैं। देखो ऑप्शन है उनके पास अगर बॉलिंग का ऑप्शन अच्छा है, नसीम शाह का भी उनके पास मौजूद है, दूसरे बॉलर्स का भी है, तो वो देख लेते हैं यार मुझे कब बॉलिंग करनी है। जहाँ पे देखते हैं कि यार यहाँ लेफ्ट हैंडर आ गया, मुझे बॉलिंग नहीं कर रही, तो मैं दूसरे को लेके आ जाऊंगा। देखिए सलमान अली आगा अभी तक एक ही मैच खेले हैं, शायद उनको इंजरी है, मैं नहीं पता क्योंकि प्रेस रिलीज आई नहीं है। तो इनके पास बेंच स्ट्रेंथ ही इतनी बड़ी है कि जो पाकिस्तान टीम के कुछ प्लेयर्स है वो जो प्लेइंग 11 में अभी नहीं आ रहे, आजम जो कि पिछले सीजन तक बहुत अच्छा डोमेस्टिक में खेल रहे थे, उनको भी उन्होंने नहीं खिलाया, और एमरिक बाउस जो कि अमेरिकन प्लेयर हैं उनसे विकेट कीपिंग कराई, उन्होंने 50 रन भी किए, मनरो को बहुत अच्छा यूज कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से इनकी जो मैनेजमेंट है, जो बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू राशिद भाई। माजरत वक्त है जरा, हम एक ब्रेक लेंगे और थोड़ी देर में वापस आ रहे हैं। दिस इज गोइंग टू बी अ हेडलाइन ब्रेक। बैक टू जियो पाकिस्तान सिचुएशन रूम। पाक भारत ताल्लुकात के तनाजुर में जो बदलती सूरत हाल है, जो एग्जैक्ट सिचुएशन है, हम आपको बता रहे हैं। सुबह से आपको अपडेट रखे हुए हैं और बड़े सवाल होते हैं सारों के, और ख़ास तौर पे जब हम सिंध तास मुआहदे की बात करते हैं ना, तो सारों के बहुत से क्वेश्चंस हैं कि भाई ये कैसे हो सकता है, और ऐसे क्वेश्चंस भी हैं कि क्या पानी को रोका जा भी सकता है, पानी को डाइवर्ट किया जा भी सकता है या नहीं। तो ये सारे सवाल जो हैं आज हम पूछने लगे हैं। पाकिस्तान की किताबों में आपने बहुत कुछ पढ़ा होगा, लेकिन अब दोबारा से रिवाइज करने का वक्त जो है ना वो कुछ दिन से हुआ चाह चुका है। Absolutely. तो शिराज रहमान साहब ने हमें ज्वाइन किया, एडिशनल इंडस वाटर कमीशन हमारे साथ मौजूद हैं। शिराज साहब ने वक्त दिया। बहुत शुक्रिया शिराज साहब। पहले तो आप हमें एक मुख्तसर बता दें कि सिंध तास मुआहदे के तहत भारत पाकिस्तान को कितना पानी देने का पाबंद है, कितना पानी रोक सकता है, ये बड़ी बेसिक्स हैं, ये हमें समझा दें। जी, इसमें एक जो सिंध तास मुआहदा है, इसमें पानी की क्वांटिटी जो है ना वो इसमें मेंशन नहीं है। 3 इसमें दरियाओं की तकसीम हुई थी। 3 दरिया जो वेस्टर्न रिवर जिसको दरिया हैं बड़े, जो इंडस, झेलम और चनाब, ये पाकिस्तान को मिले थे ट्रीटी में, और जो रावी, सतलज, ब्यास जो छोटे दरिया हैं, मशरकी दरिया जिनको कहते हैं, वो इंडिया को मिले थे फुल। इसमें क्वांटिटी कहीं पे भी मेंशन नहीं है। तो वो इसमें जो तीनों दरियाओं का पानी जो वहाँ से आता है, इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर से और इंडिया से, हिमाचल प्रदेश से चनाब का पानी आता है, और कश्मीर से दरिया झेलम का, और लद्दाख का, कारगिल से इंडस का, वो तमाम पानी पाकिस्तान के लिए मौक़ है। थैंक यू वेरी मच सर। अब जरा प्रैक्टिकल हमें बात समझाइएगा। भारत का ये तक कह देना कि हम ये मुआहदा मुअत्तल कर रहे हैं, हम इसे नहीं मानेंगे और पाकिस्तान पानी जाने नहीं देंगे, कितना मुमकिन है ये सब कुछ करना, होना? मतलब रातों रात डैम तो बन नहीं सकते। हाँ, मतलब ये रेटरिक है, बस बातें ही हैं, या कुछ प्रैक्टिकली किया भी जा सकता है? या दरियाओं का रुख मोड़ देना, हाँ। क्या ये पॉसिबल है?
जी नहीं, इसमें वो पानी वो हमारा रोक नहीं सकते प्रैक्टिकली भी, और अगर वो चाहें ऐसा मुमकिन नहीं है। जिस टेरियन से इंडस दरिया सिंध आता है उसमें तो तमाम बिल्कुल ही नामुमकिन है, और झेलम में भी उनके पास ऐसी कोई कैपेसिटी नहीं है कि हमारा पानी रोक सकें। चनाब में अभी तक उनके पास ऐसे कोई बड़े रिजर्वायर्स नहीं हैं। चनाब सारा 100% पानी, क्योंकि चनाब का इंडियन कैचमेंट से आता है या ऑक्यूपाइड कश्मीर से, तो उसमें वो पानी उसको मैनिपुलेट कर सकते हैं किसी हद तक। सर्दियों के दिनों में दरिया बागलियार में उनके पास थोड़ी सी कैपेसिटी है। सर्दियों के दिनों में जनवरी फरवरी में जब दरिया चनाब में पानी थोड़ा सा रह जाता है तो बागलियार से वो मैनिपुलेशन कर सकते हैं। 25-26 दिन पानी सिर्फ दरिया चनाब का सिर्फ 25-26 दिन रोक सकते हैं, लेकिन वो भी उसमें उनको कंप्रोमाइज़ करनी पड़ेगी फिर वहाँ से जो वो हाइड्रो पावर जनरेशन कर रहे हैं। तो ये उनके लिए ये सोचने की बात होगी कि ऐसा, और हमें कोई इसका कोई इतना कोई ख़ास नुकसान नहीं होगा। तो यहाँ पर पंजाब में थोड़ी सी उस वक्त ज़रूरत होती है तो पानी की गंदम की फसल के लिए, लेकिन वो उससे ज़्यादा उनका बहुत बड़ा नुकसान होगा जो 900 मेगावाट की पावर की जो उनकी कंप्रोमाइज़ होगा। तो ये सिर्फ उनके पास चनाब में थोड़ी सी मामूली सी कैपेसिटी है कि वो सिर्फ सर्दियों के दिनों में कुछ दिनों के लिए चनाब का पानी जो है वो, लेकिन ऐसा इसके लिए उनको अपना इकोनॉमिकली देखना पड़ेगा कि क्या वो उनका नुकसान है या ज़्यादा है या हमारा नुकसान ज़्यादा। तो फिर तो ये बिल्कुल ज़िद ही लग रही है। तो ये बताइएगा कि अगर भारत की ज़िद रहती है कि हम मुआहदा ख़त्म कर रहे हैं तो पाकिस्तान के पास फिर लीगल ऑप्शंस क्या होंगे, कि कौन सा आलमी इदारा गारंटर है जो इस सिलसिले में हमारी प्रोटेक्शन करेगा? क्या वर्ल्ड बैंक को बीच में दोबारा से आना पड़ेगा या कोई और लीगल अथॉरिटी हो सकती है? देखिए इसमें टीटी में जो तीसरा फरीक है वो वर्ल्ड बैंक है। उस वर्ल्ड बैंक ने ही ये टीटी नेगोशिएट करवाई थी फर्स्ट टाइम जब 1960 में, और वही कुछ के शिकों के लिए और कुछ आर्टिकल्स के लिए गारंटर है। वही वर्ल्ड बैंक की न्यूट्रल जिसका जो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म है वर्ल्ड बैंक ही न्यूट्रल एक्सपर्ट को अपॉइंट करता है, और उसके जो कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन में भी वर्ल्ड बैंक चेयरमैन को अपॉइंट कर सकता है। तो वही एक इदारा है जिसके पास हम फौरी तौर पे अगर हम जाना चाहें तो जा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त उनके जो ट्रीटी को मुअत्तल किया है तो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन दोनों कमिश्नर्स तो का तो नहीं रहेगा। अब हमें जो भी बात करनी होगी वो या तो दोनों ममालिक के जो है ना फॉरेन ऑफिस या फिर वर्ल्ड बैंक को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा जो फौरी तौर पे, ताकि जगह इसमें कोई जो चाहे ये बहाल हो सके कि चैनल ऑफ कम्युनिकेशन तो कम से कम बहाल किया जा सके। कम्युनिकेशन सर्टनली बहाल होना चाहिए, बहाल रहना चाहिए, लेकिन भारत को ये बात कौन समझाए। बहुत शुक्रिया आपका मेमन साहब। लेकिन बात यही है कि जितने भी एक्सपर्ट से बात कर रहे हैं वो प्रैक्टिकली कुछ करना इस ट्रीटी को, मतलब एक तो कह देना कि जी बस ख़त्म, इसको होल्ड इन अबेयंस आप कर रहे हैं, लेकिन What can be done? नुकसान तो बाय ऑल प्रैक्टिकल पर्पसेस लगता है कि उनका ही ज़्यादा होगा। हाँ, प्रैक्टिकली करना बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है, ये बहुत मुश्किल है। हम सिफारती सतह की कोशिशों की इससे पहले बात कर रहे थे। पाकिस्तानी वज़ीर ख़ारिजा का रब्ता हुआ है चीनी वज़ीर ख़ारिजा से और बहुत अहम गुफ्तगू हुई है मौजूदा सूरत हाल को लेकर, और चीन ने भी कहा है कि हम बहुत ही बारीक बीनी से सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। हाउएवर अगर बाकी वर्ल्ड लीडर्स को देखा जाए तो वो शायद अनफॉर्चुनेटली फॉर इंडिया इस बात को उस तरह सीरियसली नहीं ले रहे जितना इंडिया चाहता है। अभी तक तो ऐसा होता नजर नहीं आ रहा। महारत सिफारती कामयाबी शामिल है, सर्टनली है। एजाज चौधरी साहब सीनियर सिफारतकार साबिक सेक्रेटरी खारजा हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पहलगाम वाक़े के बाद भारत सर्टनली आपको पता ही है उनका हर दफ़ा की तरह मखसूस एजेंडा होता है, एक टोन होती है, लेकिन अमेरिका समेत कोई आलमी ताकत इंडिया की उस तरह खुली सपोर्ट नहीं करती नजर आ रही जैसा वो एक्सपेक्ट कर रहे थे, जैसा मे बी उन्हें उम्मीद थी। अब अक़वाम मुत्तहिदा में भी वो अपनी मर्जी की करारदाद तक नहीं ला सके। भारतीय अवाम और मीडिया भी इस दफ़ा कुछ सवालात कर रहा है और पूछ रहा है कि भाई जब भी मोदी की पॉपुलैरिटी कम होने लगती है ऐसा कुछ हो जाता है, तो क्या टू मच ऑफ अ कोइंसिडेंस इस मर्तबा मोदी सरकार जरा तनहा नजर आती है आलमी सतह पे? जी कुछ हद तक तो आप सही कह रहे हैं, क्योंकि ये समझते थे कि पाकिस्तान को मुकम्मल तौर पर तनहा करेंगे और इस वाक़े की बुनियाद पर बड़ा सा कोई एक्शन करेंगे जिसको इंटरनेशनल कम्युनिटी एंडोर्स करेगी। लेकिन हुआ ये कि इन्होंने कोई एविडेंस नहीं दी किसी किस्म की, कोई जिसे कहते चले ठोस एविडेंस क्या, कोई हल्का फुल्का सबूत भी नहीं दे सके।
उल्टा अपने ही मकबूजा कश्मीर के अंदर मुख्तलिफ घर जाके ना तबाह कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि गोया इन्हें पैगाम ये दे रहे हैं कि ये लोग यहीं पे थे, मकामी लोग थे। तो खुदा जाने मकामी लोग थे या इनके अपने ही लोग मिले हुए थे, वो तो अब ये तहकीकात करेंगे। कहते हैं कि NIA जो इनकी है वो अब इन्वेस्टिगेट करेगी। तो ये गोया इन्वेस्टिगेशन करने से पहले ही ये इन्होंने इल्ज़ाम लगा दिया था, तो फिर कैसे पूरी दुनिया एतबार कर देती है? उनकी भी अपनी इंटेलिजेंस एजेंसी है, उनके पास भी सैटेलाइट हैं, वो सारी इंफॉर्मेशन रखते हैं। तो मेरा ख्याल है कि इनका जो एजेंडा है वो उस तरीके से नहीं हिंदुस्तान का एजेंडा लिया। हाँ, लोग जो मरे हैं उन पे सब अफसोस करते हैं, पाकिस्तान ने भी किया है, उस वाक़े को कंडेम करना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए जिसने भी किया है। लेकिन एकदम से बगैर सबूत के, बगैर तहकीक के अगर आप इल्ज़ाम लगाएंगे तो दुनिया आपके साथ सिर्फ इस हद तक हमदर्दी करेगी कि वो कंडेम करेगी, साथ नहीं आ जाएगी कि आप जो भी एक्शन करेंगे आपके साथ होंगे। तो उस हद तक आपका मुशाहिदा। एजाज चौधरी, जो आपने बगैर तहकीक के बात की है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट के, और इंडिया के अंदर से भी जो आवाज़ें हैं वो यही हो रही हैं कि ये एक मैसिव इंटेलिजेंस फेलियर है ऑन देयर पार्ट, जिसको अब ज़रा ब्रश अंडर द कारपेट, इल्ज़ाम तराशी, इसमें बदला जा रहा है। ये बताइएगा कि एक तासुर ये है कि 5 साल पहले वाली डोमेस्टिक और इंटरनेशनल सपोर्ट ना मिलने पर मोदी का रद्द अमल कुछ भी हो सकता है। वो बजाय समझदारी दिखाने के कुछ उल्टा सीधा भी कर सकता है। मतलब कितना उल्टा सीधा कर सकता है? तो आपको ऐसा खदशा नजर आता है या फिर बेटर सेंस वुड प्रिवेल? आफ्टर ऑल ही इज लीडर ऑफ अ वेरी बिग कंट्री। तो कुछ समझदारी से आप आगे जाते हुए देख रहे हैं? उसको खदशे को रूल आउट नहीं कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि हिंदुस्तानी मीडिया ने और उनके पुराने जर्नैल और रिटायर्ड लोग टीवी पे आके उन्होंने इतना ज़्यादा हंगामा खड़ा किया कि अपनी ही हकूक़ को मजबूर कर दिया कि आप कुछ करें। दूसरा ये है कि बिहार में इलेक्शंस आ रहे हैं, उसके बाद कुछ अरसे बाद यूपी और दूसरी रियासतों में आने इलेक्शंस, तो उसके लिए भी आपको पता है कि हिंदुस्तान में बीजेपी ने जब इलेक्शन जीता है वो पाकिस्तान के मुतल्लिक अपनी एक मौनदाना रवैया इख्तियार करके जीता है इलेक्शंस। तो इस वजह से ये काफ़ी हद तक मतलब ये कहा जा सकता है कि ये शायद कोई इस किस्म की हरकत करें। अब मसला ये है कि जब 2016 में इन्होंने क्रॉस LOC किया, उसका कोई पता नहीं चला कि ये किया भी है कि नहीं। 2019 में जब किया बालाकोट में, तो जवाब बड़ा सख्त आ गया पाकिस्तान से, पायलट उनका पकड़ा गया। अब ये क्या करेंगे? और जबकि इनको ये भी खबर मिल रही है कि पाकिस्तान भी शायद कोई जवाबी कार्रवाई कर दे, तो दुनिया भी इनको रोक रही है और होश के नाखून लेने पे मजबूर करेगी। इनके अपने लोगों को भी समझ आ जाएगी। तो इस वजह से कर तो सकते हैं, रूल आउट तो नहीं कर सकते हैं ना, क्योंकि इस वक्त उन्होंने जज्बात बहुत उभारे हुए हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से भी तैयारी पूरी है। तो इस वजह से अगर कोई उनको चीज रोकेगी वो ये है कि पाकिस्तान की तरफ से भी बहुत तैयारी तो पूरी है और बता भी दिया है बगैर कोई लगी लिपटी रखे। सर, इस पूरी टेंशन में पाकिस्तान ने तहकीकात में ताउन की पेशकश भी की है, जो बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता था अगर इंडिया उसे एक्सेप्ट कर लेता। मुस्बत जवाब लेकिन हम एज बी एक्सपेक्टेड नहीं मिला हमें। तो क्या ऐसे में किसी आलमी इदारे की ज़रूरत नहीं महसूस होती जो इन मामलात में, ऐसी सूरत हाल में एक न्यूट्रल इन्वेस्टिगेटर का किरदार कोई अदा कर सके? इंडिया नहीं मानेगा वैसे। हाँ, कोई ऐसा फोरम है ऑलरेडी? इंटरनेशनली तो अक़वाम मुत्तहिदा ही सबसे अच्छा फोरम हो सकता था, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा को आपको पता है कि उसकी पहले ही जो करारदादें थी कश्मीर से हवाले से, वो भी हिंदुस्तान ने उसकी कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं की और बड़ी सारी ताकतें आहिस्ता आहिस्ता अक़वाम मुत्तहिदा को पीस एंड सिक्योरिटी के मामलात में साइडलाइन कर रही हैं। तो वो तो नहीं हो सकता। दूसरा भी कोई अगर मुल्क करना चाहे, अमेरिका या कोई और मुल्क, तो उसको भी पता है कि हिंदुस्तान नहीं पसंद करता कि थर्ड पार्टी इंटरवेंशन आए, तो चुनाचे वो भी ज़्यादा उसमें अमल दखल नहीं करते हैं। तो ये मेरा नहीं ख्याल कि कोई इंटरनेशनल इंटरवेंशन कोई ऐसी होगी। हाँ, अलबत्ता इंटरनेशनल कम्युनिटी ने चूंकि इनका उस तरह साथ नहीं दिया जिस तरह इनकी तवक्को थी, तो शायद इसके ऊपर कोई थोड़ा सा इनका हाथ रोकने पे कोई ना कोई ये मजबूर हो जाए। अब क्या ये किसी और किस्म की इन्वेस्टिगेशन कबूल करेंगे, मुझे वो भी नजर नहीं आ रहा। पाकिस्तान ने तो ऑफर कर दिया, अगर चाहे ये शायद पाकिस्तान की कमजोरी समझें इसको
कि आपने ऑफर किया, क्योंकि पहले भी हमने जब भी ऑफर किया है, पुलवामा के वक्त हमारे वजीर आजम ने ये भी कहा कि हम आपको फोन कॉल करते हैं, ये फोन कॉल भी नहीं ले रहे। ये एक हवा के घोड़े पर सवार हैं। इनके साथ कोई बहुत अच्छा किस्म का जो एक्शन आप लेते हैं उसकी कोई सच्ची बात है, कोई उसको ये कमजोरी ज्यादा समझते हैं। हम तो शुरू से डायलॉग करते रहे, लेकिन इन्होंने तब भी नहीं, पिछले 2016 से इन्होंने डायलॉग भी नहीं माना। तो आज आप इन्वेस्टिगेशन कहें कि जी ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन, ये कहाँ लेते हैं इन्वेस्टिगेशन ट्रांसपेरेंट? हम ऑफर भी कर दें तो बल्कि उसको कई बार ये कमजोरी की अलामत समझते हैं। बहरहाल हमारी हुकूमत ने मुनासिब यही समझा कि हम फिर भी ऑफर कर दें, तो ठीक है अगर ये उसकी तरफ आ जाए। मुझे वैसे शक है कि ये उस तरफ नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया एजाज चौधरी साहब। और क्लियरली ऐसा ही लग रहा है कि भारत ने एक अपना जहन बना लिया है, दे हैव डिसाइडेड कि बस ऐसा ही हुआ है। बेशक उसमें सच्चाई बिल्कुल उलट हो, हम किसी से बात नहीं करने वाले, कोई इन्वॉल्व नहीं होगा। यूनाइटेड नेशंस की तो आई एम सॉरी टू से आफ्टर व्हाट हैज़ बीन हैपनिंग इन द वर्ल्ड, आई मीन फ़लस्तीन, गज़ा वगैरह को भी देख लें, उनकी कोई इतनी स्टैंडिंग अप से रही नहीं है और इंडिया ने किसी को अलाउ नहीं करना कि वो बीच में पड़े। उनके जहन में शायद पहले ही तैयार होता है, वो पता नहीं किसी बॉलीवुड राइटर से लिखवाते हैं, स्क्रीन पे से लिखवाते हैं। ऐसा ही है क्योंकि उसमें लूप होल्स उतने ही हैं जितने फिल्में भी बननी होती है ना बाद में, फिर बाद में, और उतनी ही लूप होल्स होते हैं जितने उनकी फिल्मों में होते हैं, पिटनी भी होती हैं, फ्लॉप भी होनी होती हैं। सॉरी टू से, लेकिन ये एक्चुअली इसी तरह ही लगना स्टार्ट हो गया अब इस। अच्छा, ट्रेड भी पाकिस्तान ने बहुत सारे इकदाम किए, हमने एयर स्पेस अपनी बंद कर दी, हमने अपनी ट्रेड बंद कर दी, किसी इनडायरेक्ट तरीके से भी हमने ट्रेड बंद कर दी, थर्ड पार्टी ट्रेड। अशरफ मलकम हमारे साथ मौजूद हैं, ज़रा उनसे सेंस लेते हैं। अशरफ प्लीज़ हमें बताइएगा ट्रेड किस सतह पे थी बिफोर दिस इंसिडेंट टुक प्लेस पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान? डायरेक्ट क्या क्या आ रहा था थ्रू वागा और इनडायरेक्टली क्या क्या आ रहा था? जी बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान तो जो ऑफिशियली दोनों मुल्कों के दरमियान बराह रास्त तजारत है वो तो नहीं हो रही। जब इंडिया ने अगस्त 2019 में जो कश्मीर में आर्टिकल 370A इसको रिवोक करके उसका स्टेटस चेंज किया था, पाकिस्तान ने ऑफिशियली इंडिया के साथ बराह रास्त किसी भी किस्म की तजारत बंद कर दी थी। लेकिन जैसे ज़रूरतें होती हैं बिजनेस कम्यूनिटी या दोनों ममालिक की, वो अपने रास्ते फिर बनाते हैं और इस सूरत हाल नहीं बने। पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बिल्कुल ट्रेड हो रही थी, वो तकरीबन जो उसका वॉल्यूम था जो थर्ड कंट्री के जरिए हो रही थी, खासतौर पर सिंगापुर दुबई के जरिए हो रही थी, उसका वॉल्यूम 1.14 अरब डॉलर बनता था पिछले 9 महीने में। अगर अब मैं बात करूं आपसे अप्रैल 2024 के अदाद-ओ-शुमार में आपको बता रहा हूं, अप्रैल 2024 से लेकर जनवरी 2025 तक जो पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान थर्ड कंट्री के जरिए ट्रेड हुआ है वो तकरीबन 1.14 अरब डॉलर का हुआ है जी। उसमें जो उसका ब्रेकअप देखें उसमें इंडिया का बहुत अपर हैंड था। पाकिस्तान ने जो एक्सपोर्ट्स की थर्ड कंट्री के जरिए इंडिया को, वो सिर्फ 0.42 मिलियन डॉलर की, यानी कि 42 लाख डॉलर बनती थी वो, जबकि पाकिस्तान में जो चीज़ें आई 500 मिलियन डॉलर यानी कि 50 करोड़ डॉलर तो थर्ड कंट्री के जरिए बराह रास्त पाकिस्तान में आया, और 640 मिलियन डॉलर जो था वो थ्रू पाकिस्तान अफगानिस्तान के ट्रांजिट ट्रेड के तहत गया, जो 64 करोड़ डॉलर बनता है इस 9 महीने के अरसे में। इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 500 मिलियन डॉलर या 50 करोड़ डॉलर पाकिस्तान को और 64 करोड़ जो है वो अफगानिस्तान को पाकिस्तान के थ्रू गया। 1.14 अरब डॉलर मजमूई तौर पर बनते हैं, जो किसी भी तरीके से पाकिस्तान के साथ ट्रेड हुआ या थर्ड कंट्री सिंगापुर दुबई के ज़रिए अफगानिस्तान की ज़रूरत की चीज़ें, वो 9 महीने के अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 1.14 अरब डॉलर। पाकिस्तान जी अशरफ ये भी समझा दें हमारे देखने वालों को कि इन द ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स इसका नुकसान होना, ये पाकिस्तान के लिए बहुत मेजर नुकसान होगा कि ये थर्ड पार्टी ट्रेड भी अगर इंडिया के साथ हो रही थी, जो कि अब नहीं होगी। नहीं, इंडिया को क्या खमियाजा भुगतना पड़ेगा? क्योंकि इंडिया को तो फिर लगता है कि ज़्यादा इसका असर है। हाँ, उसमें मैंने अर्ज़ किया ना जी, पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स थी इंडिया को वो तकरीबन 42 लाख डॉलर्स की थी सालाना। 42 लाख डॉलर पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स कम होंगी, इस जो अभी रिसेंट डिसीजन हुआ कि इंडिया के साथ किसी भी किस्म का लेन देन बराह रास्त या तीसरे मुल्क के जरिए नहीं किया जाएगा। पाकिस्तान की जो एक्सपोर्ट्स इंडिया को हुई हैं पिछले 9 महीने में 42 लाख डॉलर हुई हैं, जबकि इंडिया से जो पाकिस्तान के जरिए अफगानिस्तान चीज़ें गई हैं या इंडिया से पाकिस्तान आई हैं वो 1 अरब 14 करोड़ डॉलर की बनती हैं जी। मतलब इंडिया को जो बराह रास्त नुकसान होगा, जो उसकी तजारत या उसका एक्सपोर्ट कहें, तजारत तो नहीं है, एक्सपोर्ट ही है क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से बहुत कम चीज़ें इंडिया को गई हैं। 1 अरब 14 करोड़ डॉलर का उसको 9 महीने के दादो-शुमार के मुताबिक नुकसान हुआ। अभी साल के फिगर नहीं है जी, जून तक उसके साल के फिगर्स होंगे। जो चीज़ें इंडिया से पाकिस्तान को आती थी वो बड़े, इसमें ख़ास तौर पर केमिकल्स थी, लाइफ सेविंग ड्रग्स थी या एमरजेंसी की सूरत हाल में पाकिस्तान कुछ एग्जाम्पशंस देता था
जिसमें दवाइयाँ थी और फार्मास्यूटिकल के केमिकल से वो चीज़ें पाकिस्तान आ रही थी। लेकिन सबसे अहम चीज़ मैं आपको बता दूँ, इंडिया को जो ज़्यादा नुकसान जो हुआ है, पाकिस्तान को 2-3 चीज़ों की हमेशा ज़रूरत होती है। इस पर टॉक्स हो रही थी, दोनों ममालिक से बिजनेस कम्युनिटीज़ का एक प्रेशर था कि हमें किसी न किसी तरीके से रूट को खोलना चाहिए, जिसमें ख़ास तौर पर चीनी की दरामद की बात हो रही थी, कॉटन की दरामद की बात हो रही थी, गंदम की दरामद की बात हो रही थी। अगर पाकिस्तान में किसी वक्त शॉर्टेज होती है, बजाय इसके हम किसी और मुल्क से, यूरोप से या ईस्टर्न यूरोप से चीज़ें इंपोर्ट करें, हम इंडिया से क्रॉस बॉर्डर क्यों नहीं इसको इंपोर्ट करते। वो एक दोनों तरफ से कम्युनिटी से प्रेशर था, गवर्नमेंट इसको रीथिंक कोई सवाल नहीं उठता, जाहिर नहीं उठता। लेकिन बहुत शुक्रिया आपका अशरफ। अच्छा, सर्टनली मेडिसिन जो कि इंडिया से आती हैं और हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के लिए भी अपॉर्चुनिटी है कि जो दवाइयाँ किसी न किसी रूट के थ्रू इंडिया से पाकिस्तान पहुंच रही थी और वो दवाइयाँ बड़ी ज़रूरी मेडिकेशंस हैं। और उसके बारे में हम भी बड़ा अक्सर इस बात करते थे कि मे बी इट इज़ टाइम जब हमें वी नीड टू टेक थिंग्स इन आवर ओन हैंड्स एज वेल, तो शायद ये वो मौका आ गया है। अच्छा जी, जो फ्लाइट एयर रूट्स जो बंद हुए हैं ना, वो आई नो पर्सनली, आई नो पीपल हु आर सफरिंग इंडिया से, जिन्होंने बहुत से ऐसे होते हैं जो कि डायरेक्ट वाघा अटारी के थ्रू भी अंदर आ जाते हैं, जो पाकिस्तानी ओरिजिन बट विद फॉरेन पासपोर्ट, जैसे अमेरिकन पासपोर्ट हो जाए, उनके लिए तो ऐसा मुश्किल है कि नाउ दे हैव टू गो टू अ न्यूट्रल कंट्री, बाय अ न्यू टिकट एंड देन कम। एंड देयर आर सो मेनी फैमिलीज जिनकी इंटर मैरिजेस हुई हुई हैं, मतलब पाकिस्तानी लड़का है, अमेरिकन पाकिस्तानी, अमेरिकन इंडियन, सो उनकी आपस में शादियां हुई हैं, जिनके पास एक और नेशनलिटी होती है। सो वो होता है। तारिक अबुल हसन हमारे साथ मौजूद हैं। तारिक, बताइएगा, जो एक केओस तो होता है, अचानक से रूट तब्दील हो जाए, एयरलाइनों को तो नुकसान हो रहा है, लेकिन ओवरऑल क्या टिकट्स की प्राइस में भी फ़र्क पड़ा है, जर्नी की ड्यूरेशन में भी फ़र्क पड़ रहा है? जी बिल्कुल ऐसा है, और ये कोई मामूली फर्क नहीं है, बहुत ज्यादा फर्क पड़ा है। तकरीबन एक अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो इजाफी फ्यूल इंडियन एयरलाइंस को बर्दाश्त करना पड़ रहा है और इजाफी पेलोड उनको लेना पड़ रहा है, और जो रूट भी लंबा हो गया, इन सब की वजह से तकरीबन कोई 20% जो है वो 20% तक किरायों में इजाफा हो सकता है इंडियन एयरलाइंस का। तो इसका दूसरा पहलू ये होगा कि जाहिर है कि लोग ट्रैवल करते हुए ये कोशिश करते हैं कि वो कम से कम टिकट वाली एयरलाइंस के साथ सफर करें। तो ऐसा बहुत सारा ट्रैफिक पैसेंजर्स का कि जो इंडियन एयरलाइंस का था वो अब शिफ्ट हो रहा है दूसरी एयरलाइंस के ऊपर। तो एक बड़ा ये फाइनेंशियल लॉस जो है वो इंडियन एयरलाइंस को बर्दाश्त करना पड़ रहा है कि पैसेंजर्स की एक बहुत बड़ी तादाद जो है वो दीगर एयरलाइंस के टिकट खरीद रही है और अपना सफ़र जो है वो जाहिर है कि को इस लिहाज से भी बेहतर बनाना है कि ड्यूरेशन कम हो। तो ये एक मुश्किल इंडियन एयरलाइंस को हो रही है कि उनका पैसेंजर शिफ्ट हो गया है। अच्छा, कुछ ऐसा भी डेटा है तारिक कि अब मतलब क्योंकि ऑब्वियसली अब ये समर भी आने वाला है और जिसमें ट्रैवल बहुत ज़्यादा होता है, तो कुछ लोग अपना फैसला ट्रैवल करने का वापस ले रहे हो ओनली बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि वही सफ़र बहुत लंबा, टिकट्स बहुत ज़्यादा हाई हो जाएं। तो कुछ ऐसी भी कुछ डेटा है, कुछ एनालिसिस हैं आपके सामने? देखिए अभी तो ये बहुत अर्ली है, तो इस हवाले से तो कोई डाटा भी दस्तियाब नहीं है। आज तो ये पाबंदी लगे कोई चौथा दिन है और पाकिस्तान ने ये अनाउंस किया हुआ है कि वो 1 महीने के लिए ये पाबंदी लगा रहा है। तो शायद लोग इंतजार करेंगे क्योंकि गर्मियों की छुट्टियां जो है वो जून जुलाई में होती हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसके ऊपर फौरी तौर पर फिगर नहीं है। लेकिन बहरहाल ये उन पैसेंजर्स के लिए एक बड़ी मुश्किल है कि जो बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो गल्फ के अंदर मुलाजिमतें कर रहे हैं, तो ये छुट्टियों में ही जो है उनकी फैमिलीज वापस आती हैं। इसी तरह जो यूरोप और अमेरिका में रिहाइश पजीर लोग हैं उनकी भी जो है वो गर्मियों में ही जो है उनकी छुट्टियों में अपनी जर्नी जो है वो प्लान करते हैं। तो उन लोगों के लिए तो एक मुश्किल है ये, लेकिन अभी फौरी तौर के ऊपर कोई डाटा जो है इस हवाले से दस्तियाब नहीं है। गॉट इट तारिक अबुल हसन, बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स इट्स अर्ली एंड लेट्स सी कि आगे क्या होता है। अच्छा जी, अब यहाँ तो बातें शातें हो रही हैं, लेकिन एक जगह जो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल हो जाती है ना वो है इंग्लैंड। तो वहाँ एक मैसिव पाकिस्तानी एंड इंडियन कम्युनिटी है जो कि बिल्कुल आमने सामने आ जाते हैं। वैसे आम दिनों में बड़ी दोस्तियाँ चलती हैं, लेकिन इस ऐसे वाक़यात में, ऐसे इंसिडेंसेस में बात जो है वो बात ज़रा हद से आगे बढ़ रही है, बढ़ गई है। हाँ, बढ़ गई है भारतीय बाशिंदों की तरफ से। उस पर बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। सीना भाई,
उधर यूके में आपको पता है ना हंगामा मच रहा था। जी, हमने आपको बताया था ब्रेक से पहले कि यूके में मतलब कुछ हो रहा हो, इधर ना हो रहा हो, यहाँ शायद चीज़ें सेटल भी हो जाएं, यूके में बाद में ही सेटल होती हैं, क्योंकि इंडियंस और पाकिस्तानीज जो वैसे आम दिनों में हमें पता है कि दे आर वेरी क्लोज लिट कम्युनिटी, लेकिन ऐसे मौकों पे देयर इज नो अफिनिटी बिटवीन देम। तो हुआ यही, जुमे को भी हुआ अब्दुल्ला, और फिर कल भी हुआ, और बिल्कुल कल भी हुआ। और बरतानिया में पाकिस्तानी हाई कमीशन के बाहर भारतीय अफराद ने मुजाहरे भी किए, और फिर अब तो पाकिस्तानी हाई कमीशन पे बाकायदा हमला किया गया है। उन्होंने पत्थर मारे गए हैं, शीशे तोड़े हैं, वो सैफरन एक रंग है वो फेंका है दीवारों पे, ये आपको नजर भी आ रहा होगा। कुछ अरेस्ट भी हुए फिर इंडियन प्रोटेस्टर्स, दो एटलीस्ट हमें पता चला है कि दो अरेस्ट भी हुए। जुमे को भी कुछ अरेस्ट हुए थे लोग। इस बारे में मुर्तजा अली शाह, ब्यूरो चीफ जियो न्यूज़ लंदन, उनसे हमने रब्ता किया और पूछा कि सबसे पहले तो जुमे का बताइए कि पुलिस ने क्या कार्रवाई की, और फिर जो लेटेस्ट वाकया हुआ है क्या ये वही ग्रुप है? हाँ, वी वांटेड टू नो कि ये कितने ग्रुप्स हैं जो काम कर रहे हैं, तो मुर्तजा ने हमें ये बताया। जी, संडे की रात को पाकिस्तान हाई कमीशन पर हमला हुआ है, जिसमें जो एक शख्स है वो पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया, और इसकी तफसीलात कुछ जो है कि पाकिस्तान हाई कमीशन में जो लेट नाइट वहाँ पर एक शख्स आया, उसके पास पत्थर थे और उसने आकर वो पत्थर मारना शुरू कर दिए पाकिस्तान हाई कमीशन की बिल्डिंग को, जिससे जो फर्स्ट फ्लोर और सेकंड फ्लोर पर जो पाकिस्तान हाई कमीशन की बिल्डिंग है उसको बहुत डैमेज भी हुआ है। जो दरवाजे और खिड़कियाँ हैं वो टूटे हैं। जो डैमेज है जो हमने देखा है वो क्लियरली वो नज़र आ रहा है, और पाकिस्तान हाई कमीशन ने उसको रिपोर्ट भी कर दिया। अब जो एक शख्स को गिरफ्तार किया गया, पाकिस्तान हाई कमीशन अभी तक ये नहीं कह रहा कि क्या ये वही शख्स था जिसने पत्थर मारे हैं या इसके अलावा है, लेकिन पाकिस्तान हाई कमीशन का ये कहना है कि उन्होंने फुटेज हवाले कर दिया है पुलिस को, और पुलिस के ऊपर है कि वो अब डिटर्मिन करें। लेकिन जो पाकिस्तान हाई कमीशन के ज़राए ये कह रहे हैं कि जिस शख्स को फुटेज में देखा जा सकता है, उसको जब वो बाहर आया वो आकर उसके पास पत्थर थे और उसने गालियाँ देना शुरू कर दी, उसने नारे लगाना शुरू कर दिए। तो उस पर पाकिस्तान हाई कमीशन ने कॉल की जो डिप्लोमेटिक पुलिस है कि यहाँ पर बाहर ट्रबल शुरू हो गई है, लिहाजा पुलिस ने आकर उस शख्स को तो मौके से गिरफ्तार कर लिया, उसको लेकर गए हैं। लेकिन जो क्रिमिनल डैमेज हुआ पाकिस्तान हाई कमीशन को, वो उसमें जो पाकिस्तान हाई कमीशन है वो क्लियरली उस शख्स से उसको लिंक नहीं कर रहे, बल्कि वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने पुलिस को सारा फुटेज दे दिया। अब ये पुलिस के ऊपर है कि उसको इन्वेस्टिगेट करें और फाइंड आउट करें कि वो शख्स कौन था। आपको याद है कि इस वक्त हम यहाँ पर भी जाम खड़े हैं, यहाँ पर एक पाकिस्तानी और इंडियन का जो आपस में आमने सामने हो चुके हैं। आप पीछे हमारे देख सकते हैं कि यहाँ पर इंडियंस की एक बड़ी तादाद यहाँ पर खड़ी है, दूसरी तरफ ये पाकिस्तान ये यहाँ पर जमा हो रहे हैं। और ये जो पुलिस के लिए यहाँ पर चैलेंज ये है कि जब मुजाहरे ये हो रहे हैं और इस हवाले से जो कशीदगी बढ़ रही है, यही जो आपको पीछे इंडियन हाई कमीशन नज़र आ रहा है, यहाँ पर आज से कुछ अर्सा कबल जो खालिस्तानी जो सिख सपोर्टर्स थे उन्होंने यहाँ पर इंडियन हाई कमीशन का झंडा उतार दिया था, जिसके ऊपर जो इंडिया और बरतानिया के दरमियान एक डिप्लोमेटिक क्राइसिस पैदा हो गया था। अब जो सिचुएशन ये है कि जो यही अटेम्प्ट की जा रही है पाकिस्तान हाई कमीशन से भी उसी तर्ज पे झंडा उतारा जाए। जुमे के दिन जो वारदात हुई, लेकिन उसमें पाकिस्तानी बहुत बड़ी तादाद में पहुंच गए, पुलिस पहुंच गई, और वो जो भी साजिश थी वो उस दिन वो नाकाम हो गई। क्रिएटिव पोस्टर्स भी नजर आ रहे थे। बिल्कुल, एंड मेक्स अस वंडर के वहाँ के जो अपने लोग हैं लंदन में मकामी, वो सोचते होंगे कि मतलब हर रोज आ ही जाते हैं ये लोग कुछ ना कुछ लड़ने के लिए। अब ये नहीं पता नहीं, आई डोंट वांट टू से एनीथिंग। अच्छा मुर्तज़ा से फिर हमने ये माइनॉरिटी वाली बात नहीं, मतलब ये साउथ एशियन कम्युनिटीज़ हैं और बड़ी अच्छी तादाद में भी हैं, तो हमने इनसे ज़रूर पूछा कि ये क्या बड़ी इजीली टेंशन में आ जाते हैं, एक दूसरे के अगेंस्ट चले जाते हैं, क्योंकि मखसूस लोग होते हैं जो ज़रा ज़्यादा एक्टिव होते हैं, ज़्यादातर नहीं इन्वॉल्व होते, कुछ ग्रुप्स हैं जो इन्वॉल्व होते हैं, कौन लोग हैं? तो वी वांटेड टू नो कि साउथ एशियन कम्युनिटीज़ पर ऑब्वियसली इनकी तो नज़र है, तो इन्होंने हमें क्या बताया? पाकिस्तानी जो जी देखें, जब भी पाकिस्तान इंडिया की टेंशन अब बढ़ती है, चाहे वो इवन क्रिकेट मैच भी हो, यहाँ पर अब टेंशन शुरू हो रही है, और ये शायद पाकिस्तान और इंडिया से बाहर वाहिद ऐसी जगह है जहाँ पर लोग एक्चुअली आमने सामने हो रहे हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम शुरू हो रहा है। आप देख सकते हैं कि इस वक्त भी आप सामने हमारे देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर इंडियन खड़े नज़र आ रहे हैं जो इंडिया हाउस के सामने हैं, पुलिस दरमियान में खड़ी है, जबकि दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि पाकिस्तानीज़ हैं, पाकिस्तानीज़ का ग्रुप है वो यहाँ पर पहुँच चुका, और इनके दरमियान बाकायदा तौर पर यहाँ पर टेंशन अब शुरू हो चुकी हैं। और पुलिस की भी पिछले दिनों एक रिपोर्ट आई है जिसमें बरतानिया के लिए, एक ज़माने में बरतानवी अथॉरिटीज़ कहती थी कि जो टेररिज्म है वो बहुत बड़ा मसला है, जो इस्लामिस्ट टेररिज्म है, लेकिन अब बरतानिया की एक अपनी रिपोर्ट है कि बीजेपी और आरएसएस से मुंसलिक जो नज़रियात हैं वो बरतानिया की नेशनल सिक्योरिटी के लिए वो उसको एक बहुत बड़ा चैलेंज समझ रहे हैं। पिछले साल आपको याद होगा कि यहाँ पर लेस्टर में बड़े पैमाने पर जो
हिंदू मुस्लिम फसादात हुए थे, जिसमें जो एक क्रिकेट मैच के बाद जिसमें तकरीबन 3-4 दिन तक रोज़ाना रात को एक दूसरे के ऊपर हमले हुए थे। बरतानिया की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो अब इन सारी चीज़ों को बहुत सीरियसली ले रही हैं और वो समझते हैं कि इस सारी चीज़ों को अब कर्व करने की ज़रूरत है। इस टेंशन को कम करने की जरूरत है, नहीं तो ये मामला हाथ से निकल भी जाता है। हाँ, लेकिन बरतानिया के लिए कितनी टेंशन है कि मतलब ये आपस में लड़ते ही रहते हैं, मैच हो या एक्चुअली चीज़ें हो जाएं, सो दे नीड टू बी कंट्रोल्ड डेफिनेटली। अच्छा जी, हम ब्रेक ले रहे हैं, बट वी हैव अ स्टार विद अस इन दिस स्टूडियो, तो हम वापस अपनी जगह पे जाएंगे और अपने इस बॉक्सिंग स्टार से आपकी मुलाकात कराएंगे। ये तो मेरा ख्याल है कि अब एवरीबडी नोज़ कि पाकिस्तान में मतलब मुख्तलिफ मार्शल आर्ट्स, कराटे, बॉक्सिंग वगैरह का जिस तरह का टैलेंट सामने आ रहा है और दुनिया में ख़ुद को मनवा रहा है, इसकी हम अक्सर बात करते रहते हैं एंड इट इज़ अनबिलीवेबल। मतलब हम खुद शौक में चले जाते हैं। मेहमान ज़रा एक्स्ट्रा स्पेशल हैं, बॉक्सिंग चैम्पियन हैं, सुपरस्टार हैं उस्मान वज़ीर, आलमी यूथ चैम्पियन हैं और प्रोफेशनल लेवल पर 16 फाइट्स कर चुके हैं, अनबीटन रहे हैं, इन्हें कोई नहीं हरा सका। गुज़श्ता हफ्ते बैंकॉक में उन्होंने आखिरी फाइट जीती है, वो बहुत ही खास थी। उस्मान ने ना सिर्फ अपने इंडियन हरीफ को हराया बल्कि पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया। मतलब कितने वक्त में किया, ये सब हम उस्मान से खुद ही जान लेते हैं ना, हम क्या आपको बताएं। मुबारक हो, एक तो बहुत बहुत आपको, एंड वी लव इट कि आप हमेशा हमारे पास आते हैं। लास्ट वी मेट अ कपल ऑफ इयर्स बैक, आप इधर ही आए थे, बने थे यूथ चैंपियन। ये जो पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देते हैं आप अपने अपोनेंट को, वो क्या आपको देख के डर जाते हैं कि बस ये आ गया और हम पड़ जाते हैं, आपकी स्किल से डर जाते हैं? क्या करते हैं? बिल्कुल, आप लोग को मुबारक हो, पाकिस्तान की सारी कौम को मुबारक हो कि मैं इंडिया से फाइट जीता। आप लोग का जियो नेटवर्क का शुक्रिया, हमेशा सपोर्ट करते हैं। देखें वो लाइक मैं हार्ड वर्क करता हूँ ऑलवेज और बिलीव करता हूँ हार्ड वर्क पे, तो यही होता है कि बस जाना है और फिनिश करना है, तो बस वो गुस्से में मैं जाता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का। तो ये गुस्सा क्या सोचते हैं जो अपने आप इतना गुस्सा, क्या सोच रहे थे आप, इतना गुस्सा आ गया? इस बार ऐसा एनवायरनमेंट बना हुआ था पाकिस्तान इंडिया का, मुझे प्रेशर भी बहुत ज़्यादा था क्योंकि सोशल मीडिया में हम लोग देख रहे होते थे और कोचेज़ भी बड़े परेशान थे। वो कहते भाई ये ऑलरेडी एक एनवायरनमेंट चल रही है, टेंशन चल रही है। टेंशन हमारे लिए थोड़ी है, उन पे भी प्रेशर होगा डेफिनेटली, उन पे भी था। तो मगर ये था अल्लाह ताला आपको लाइक एज अ मुस्लिम हमेशा बिलीव है, जो हार्ड वर्क करता है उससे मिलता है सिला। तो अल्लाह ना करे हमारी कोई जंग वगैरह ऐसे बात पे जाए, लेकिन इन्होंने कह दिया कि चलो पहले तो मैं पहल करता हूँ, जो मिनी फाइट थी ना ये जीत ली है, मतलब जंग से पहले वाली जो लड़ाई उन्होंने बता दिया कि लाइक। अच्छा, लेकिन उस्मान, ओके, सो व्हाट इज योर, हाउ आर यू अनबीटन? मतलब ये भी एक बात है ना कि इंसान जरा 2-4 खा भी लेता है, लेकिन आप तो यू गेट इनटू द रिंग नोइंग कि बस मैंने जीतना है। किस तरह आप मतलब वो साइक किस तरह करते हैं अपने आप को? देखिए डेफिनेटली जब मैंने बॉक्सिंग स्टार्ट की तो मुझे था कि मैंने एवरेज नहीं बनना, मतलब सबसे पहले स्पोर्ट्स में मैंने आना है तो मैंने एवरेज एथलीट नहीं बनना या एवरेज बॉक्सर नहीं बनना कि कोई कहे यार ये एवरेज बॉक्सर है। तो फिर ये एक होता है हर फाइटर का ड्रीम है कि अनडिफिटेड है, जैसे खबीब था MMA के अंदर एक अनडिफिटेड रिटायर हुआ, हमारे बॉक्सिंग के अंदर फ्लॉयड मैवेदर है, इस तरह के कुछ हिस्ट्री मेकर्स बॉक्सर्स हैं। तो बस वो टारगेट था तो उसी पे चल रहा था। फिर यूथ लेवल पे मैं लाइक आपके साथ वर्ल्ड यूथ चैंपियन बना, जब आया था मैं आपके शो में 2-3 साल पहले, वो हुआ। उसके बाद फिर ये लेगेसी में लेके चल रहा हूँ, तभी अल्हम्दुलिल्लाह टॉप में जाऊँगा, टॉप 15 में। So what's next? अब मुझे बताइए, यहाँ से अब आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, लेकिन अभी भी बहुत आपका सफ़र बाकी है इंशाअल्लाह और आप बहुत कुछ अचीव करेंगे। क्या है आने वाले दिनों में ऐसी चीज़ें जिस पे आपकी निगाह है, नज़र है, जिसके लिए मे बी आपको कोई स्पॉन्सर चाहिए है, मे बी कोई इंटरनेशनल ट्रेनिंग चाहिए, कुछ प्लीज़ हमसे शेयर करें? डेफिनेटली लाइक मैंने अभी वर्ल्ड ओपन टाइटल्स खेलने हैं डिफरेंट, तो उसके लिए मुझे क्योंकि US और वहाँ पे फाइट्स करनी है तो डेफिनेटली मुझे एक सपोर्ट चाहिए लाइक हाई लेवल पे, जिसमें मैं टॉप 10 के फाइटर से लड़ूँ। मगर टॉप 10 के फाइटर से लड़ने के लिए मुझे वो इन्वायरमेंट, वो ट्रेनिंग भी चाहिए। मैं यहाँ पे रह के या एशिया किसी कंट्री में ट्रेनिंग करके वहाँ पे उनको बीट नहीं कर सकता, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत एक्सपीरियंसड है। लाइक कहाँ पे बेहतरीन, सबसे बेहतरीन ट्रेनिंग? सबसे बेस्ट अमेरिका है। अमेरिका में आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, उसके बाद UK है। ये 2 कंट्रीज ऐसे हैं जो आपको पता है बॉक्सिंग भी है भी वहाँ पे, यूरोपियन स्पोर्ट्स है तो सबसे ज़्यादा बॉक्सिंग खेली जाती है, वहाँ के वर्ल्ड चैम्पियंस हैं। तो ये है कि आपको वो प्लेटफॉर्म मिले तो आप इजीली, हम लोग लाइक 1 साल के अंदर वहाँ पे बहुत सारे वो टाइटल जीत सकते हैं। आपकी बड़ी इंस्पायरिंग स्टोरी है, द वे यू ट्रेन, और कितनी डिफ़िकल्टीज़ हैं, स्पॉन्सरशिप्स होते हैं, कभी कभार स्पॉन्सर्स नहीं भी होते और ख़ुद भी अपनी फ़ाइट्स के लिए जाना पड़ता है। डेफिनेटली लाइक जो मेरी स्पोर्ट्स है इसमें तो स्पॉन्सरशिप का इशू है पाकिस्तान में।
मगर ये था कि लास्ट फाइट में मैं सिंध गवर्नमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे सपोर्ट किया, सईद गनी साहब, आसिफ मूसा साहब MP है, जितने भी हैं, और SSU जो सिंध पुलिस है, इसने इस फाइट के लिए, इंडिया की फ़ाइट के लिए, जो मकसूद मेमन साहब, इन्होंने काफ़ी मुझे सपोर्ट किया। मगर ये कि डेफिनेटली मुझे स्पॉन्सर्स चाहिए, क्योंकि मैं जिस लेवल में मैं खेल रहा हूँ, मैं बहुत स्ट्रगल कर रहा हूँ, क्योंकि मैं मेरे पास फैसिलिटीज़ नहीं है, मैं वर्ल्ड लेवल पे मुकाबला कर रहा हूँ। तो अगर मेरे पास फैसिलिटीज़ होंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं, जैसे आप लोग कह रहे थे, आप सारी ट्रेनिंग यहीं करते हैं या बैंकॉक, थाईलैंड में जाते हैं? मैं यहाँ पे ही करता हूँ, क्योंकि थाईलैंड में भी ट्रेनिंग होती है, वहाँ पे भी होती है, मगर हम यहाँ पे ही कर रहे होते हैं। और तो ऑलमोस्ट ट्रेनिंग को फिर मगर कोशिश यही है कि हम या UK या US की तरफ निकलें, ताकि मैं इसी तरह पाकिस्तान का नाम रोशन करूँ। जो हमारे कुछ फाइटर्स जो हैं बॉक्सर्स, वो गए भी हैं, बहुत सारे फाइटर्स को अपॉर्चुनिटी मिली है, कुछ ऑस्ट्रेलिया में, कुछ अमेरिका में। बट यू डिजर्व ऑल द अपॉर्चुनिटी, ऑल द मोर अपॉर्चुनिटी। उस्मान, आप यहाँ पे ही ट्रेन करते हुए अल्लाह अपने हरीफों को चित कर रहे हैं। मतलब कि जब हम इनकी स्टोरी सुनते हैं ना, तो वो फर्स्ट राउंड नॉकआउट टाइप ही सिचुएशन बनी होती है। तो इफ देयर इज अ डिजर्विंग स्पोर्ट्स पर्सन, बॉक्सर आउट देयर, उस्मान वजीर इज डेफिनेटली वन ऑफ देम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच वंस अगेन, कांग्रेचुलेशंस पाकिस्तान ऑन दिस एज वेल। अच्छा जी, we're going to see you tomorrow inshallah. For today we'll see you, bye.